अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती हुई मॉर्निंग में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं हाफिज़ मुस्ताक़ी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, लौला तस्तग़फिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, जिसका ये मफ़हूम है तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो ख़वातीनो हज़रात, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला से जब भी मांगना चाहिए और उसकी बख्शिश मांगनी चाहिए, उससे मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। उससे कभी भी वो कहते हैं ना कि इंसाफ का तकाजा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ का तकाजा जब हो गया तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में हम लोग ऐसे हैं कि वो पूरे नहीं उतरते। हम लोग उसके कानून बनाए हुए जो हैं उनमें बहुत सारी लैकनेस हमारे अंदर पाई जाती है। तो इसलिए हमेशा उससे बख्शिश और मग़फ़िरत की ही जो है ना वो दरख्वास्त गुजारी करनी तभी कहा भी जाता है ना, एक शेर भी है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ तो हम अगर हक अदा कर ही नहीं सकते। वेल, आज के दिन के हवाले से बात करें तो कुछ दिन कुछ लोगों के लिए बड़े स्पेशल होते हैं और आज का दिन जो है वो है मोहम्मद ज़िया अबू बशीर के लिए बहुत स्पेशल। उनका आज बर्थडे है तो उनको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। बहुत क्यूट सा बेबी, आप इसकी पिक्चर्स भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत, लंबी और प्यारी सी जिंदगी इनको दे, अता फरमाए और खुश रहे, हमेशा जो है खुशियां बांटते रहे। जी, आज के दिन और खुशी की जब आपने जिक्र किया तो मेरे हवाले से ना इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो खुशी का बाइस बन रही हैं। उसमें आगे भी अपडेट हमारे पास खुशी की है क्रिकेट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले जिक्र करेंगे पेट्रोल के हवाले से। तो हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए जी मिट्टी का तेल और लाइट स्पीड डीजल जो है उसमें कमी की है, और जबकि हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बरकरार रहेंगी। अब तफसीलात के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर मिट्टी का तेल, जबकि लाइट डीजल ऑयल जो है उसकी कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी कर दी गई है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि 15 दिन के लिए लोग थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लेकिन अगर पेट्रोल भी हो जाता तो कितना अच्छा होता है। क्या बात है, पेट्रोल की कीमत जब हमें लगता है ना कम होने वाली है तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं उससे पहले। लेकिन आजकल जिस तरह हमने बात की, प्रोग्राम का स्टार्ट हमने अच्छी खबरों से की है, तो होपफुली ये पूरा महीना नवंबर का अच्छा ही गुजरेगा। और आज जो है हम थोड़े से खुश भी हैं, थोड़े से रिलैक्स भी हैं, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम आपको अपडेट्स देते रहते थे पहले भी, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि जो 3 मैचेस हैं, जो कि कल हुआ बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का मैच, फिर आगे न्यूजीलैंड के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, ये बड़े क्रिटिकल और बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं जिसमें ना सिर्फ जीतना है पाकिस्तान ने बल्कि अच्छे मार्जिन से जीतना है। तो आपको ये बताती चलूं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ में पहुंचने की जो दौड़ है उसमें खुद को शामिल कर लिया है। और आपको ये भी बताते चलूं कि बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का फैसला किया टॉस जीतकर, और पूरी टीम जो है वो 46 ओवर्स में 204 रन बनाकर आउट होगी। और पाकिस्तान ने इस हदफ को बहुत आसानी से 33 ओवर में पूरा कर लिया और सिर्फ 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए। 7 विकेटों से ये शिकस्त दी है। डेफिनेटली बहुत एक बड़ा मार्जिन था और बड़ा अच्छा लगा मैच देख के, पाकिस्तान टीम का कमबैक देख के। और वो कहते हैं ना कि सेमीफाइनल की जो दौड़ है उसमें अभी तक पाकिस्तान ने अपने आप को बरकरार रखा हुआ है। गो के अगर मगर का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पाकिस्तान ने एक बड़े मार्जिन से मैच जीता है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 मैचेस भी अगर पाकिस्तान जीते तो वो अच्छे मार्जिन से जीते, तभी अगर मगर का सिलसिला पाकिस्तान के लिए पॉजिटिविटी में तब्दील होगा। वेल, इसके ऊपर बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए हमें क्रिकेट एनालिस्ट मलिक खुर्रम शहजाद अवान ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत। मलिक साहब, थोड़ी बहुत खुशी हुई, थोड़ा बहुत सांस में सांस आया आपके? जी बिल्कुल, बहुत खुशहाइन बात है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है, 4 कंसेक्यूटिव लॉस के बाद विन किया है और आवाम के लिए बहुत खुशहाइन बात है। और देखिए, पाकिस्तान की अभी भी देखिए उम्मीदें बरकरार हैं सेमीफाइनल की रेस के लिए। आपको पता है कि अगले 2 मैच विन करने, और स्पेशली जो आज का जो मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, बड़ा क्रूशियल मैच है। अगर इसमें साउथ अफ्रीका विन करता है और पाकिस्तान को इसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के भी पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स टेबल पे 6 हो गए 3 विन करने के बाद। और अपकमिंग जो है पाकिस्तान का मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, वो बहुत अच्छा मैच होगा। सही सही सही। अच्छा, जब अगर हम कल के मैच के हवाले से बात करें, आई होप सो नजम आपने भी देखा होगा और एंजॉय भी किया होगा। हम जो थे ना बड़े डर डर के स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे, लेकिन फखर जमान की जो वापसी हुई है, जो कमबैक था, क्या जबरदस्त था। 81 रन उन्होंने बनाए और सही छक्के भी लगाए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, वो पॉजिटिव इंडक्शन थी कल जो पाकिस्तानी टीम के अंदर हुई, स्पेशली फखर जमान की। आपको पता है कि फखर जमान के हवाले से काफी ज्यादा वो हो रहा था कि इनको आप खिलवाएं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं और स्पेशल मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा ही वो एग्रेसिव प्लेयर हैं। स्पेशल जिस तरह से वो पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, और कल उन्होंने आके जिस तरह से पावर हिटिंग की है और 7 बुलंदा बॉलर छक्के लगाए हैं, आपका जो कमबैक की आते साथ ही 81 रन की इनिंग खेली और एक प्रेशर बिल्ड किया। देखें,
मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जिस तरह से फखर जमान खेलते हैं, ही इज अ मस्ट सूटेबल ओपनर फॉर द पाकिस्तान। के जिस तरह से उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप बिल्ड हुई अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक जो है एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला पाकिस्तान को एक अच्छे प्राइम फॉर्म में। और पाकिस्तान की जहां तक बॉलिंग लाइनअप की देखी जाए, जिस तरह से उन्होंने इसे रिस्ट्रिक्ट किया 204 रन के अंदर, स्पेशली शहनशाह अफरीदी ने जिस तरह से स्पेल किया, और शहनशाह अफरीदी भी अपनी बैक इन फॉर्म आए। और हालांकि देखिए इस पर लीडिंग विकेट टेकिंग है वर्ल्ड कप के अंदर शहनशाह अफरीदी अलोंग विद जंपा। और कल एक अच्छी चीज देखने में आई कि पाकिस्तान के जो इफ्तिखार हैं उन्होंने नए बॉल से बहुत अच्छा बॉल किया और एक प्रेशर बिल्ड रखा। साथ में मोहम्मद वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिट एक्सपेंसिव रहे कल उसामा मीर, हालांकि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी कि इस विकेट से वो अच्छा फायदा उठाएंगे, पर उस तरह से नहीं उठा सके। भले ये कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, इसी को कैरी ऑन रखना चाहिए और अगले 2 मैचेस हैं वो पाकिस्तान को विन करने चाहिए भारी मार्जिन के साथ। अच्छा, ये फ़खर जमान की इतनी देर से क्यों समझ आई है पाकिस्तान को ऑन विकेट्स? और दूसरी तरफ आपने शाहीन की बात की, तो शाहीन ने नो डाउट पाकिस्तान को एक और एजाज दिलवाया। उनके अपने लिए एक एजाज है कि 100 विकेट जिस तरह उन्होंने कंप्लीट किए हैं और कल के इसी मैच में बांग्लादेश ये के मैच एजाज में, और हासिल तेज तरीन उन्होंने जो है ना वो 100 विकेट्स हासिल करने वाले ये प्लेयर बन चुके हैं। तो उस हवाले से भी जरा कुछ कहिएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, ये हमारी टीम इतनी देर से फॉर्मेशन में क्यों आई है? देखिए पाकिस्तान के साथ वो बैड लक कह सकते हैं कि पिछले मैच में जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था, जिस तरह से पाकिस्तान हारा, हालांकि देखिए नेल बैटिंग मैच हो गया था, उसमें थोड़ा सा कैप्टनशिप के हवाले से आपको पता है क्रिस्टियन मार्टिन जिस तरह से उन्होंने नवाज को बॉलिंग दी, हालांकि वहां पे अगर उसामा मीर को दे रहते तो एक डिफरेंट हो सकता था। फिर दूसरा डीआरएस का आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहा है डिसीजन जो है। और सेकेंडली अभी मैं जहां तक आपने बात की फखर जमान की और शाहीन की, देखिए दोनों फॉर्म में वापस आए हैं। देखिए फखर जमान जो है आते के साथ ही ऊपर से जब अटैक करते हैं पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, स्पेशली पावर प्ले को जिस तरह से खेलते हैं। बाकी जैसे हैं टीमें हैं पावर प्ले को यूटिलाइज करती हैं, फखर जमान उसी तरह करते हैं। और शहनशाह अफरीदी का आपको पता है कि हमेशा से जो है नए बॉल का जो है स्पेल जो बड़ा क्रूशल रहता है। अगर वो आते के साथ ही नए बॉल से ऊपर से 1-2 विकेट्स या 3 विकेट्स ले लेते हैं तो अपोनेंट पे एक प्रेशर आ जाता है, जो कि कल उन्होंने किया। सही। अच्छा मलिक खुरम साहब, हमने कल देखा कि बाबर आजम अच्छा स्कोर नहीं कर सके, इसके पीछे क्या रीज़न है? ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये जो इंटरनल सिचुएशन चल रही है, ये रीज़न है या ये जो प्रेशर है टूर्नामेंट का, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है? देखिए मेगा इवेंट होते हैं, मेगा इवेंट को आपको पता है साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता है, स्पेशली वर्ल्ड कप हो रहा हो, फिर आप इंडिया के अंदर खेल रहे हो। और जहां तक आपने बिल्कुल बाबर का कहा, देखिए बाबर जिस तरह से बाबर इज नोन फॉर द बाबर आजम, और आपको पता है दुनिया के नंबर 1 बैटर है, पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है, इस तरह से वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। देखिए कैप्टन है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होता है। और देखिए दूसरी एग्जाम्पल आप इंडिया की तरफ से देख लें, रोहित शर्मा है जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, रन भी कर रहे हैं, आते हैं, अच्छा खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं। अभी तक देखिए बाबर ने कोई 100 कन्वर्ट नहीं किया, हालांकि उनके पास चांस मिले कि अच्छा कर सकते थे, पर उन्होंने अभी तक नहीं किया। हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत है। देखिए 2 मैच अभी भी बाकी हैं और बाबर की परफॉर्मेंस जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका बहुत क्रूशियल रोल होगा। देखिए पाकिस्तान की टीम का ओपनिंग कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, टॉप ऑर्डर जो है कि नीचे से बाबर है, रिजवान है, फिर इफ्तिखार है, आपको पता है डेप्थ में आके अच्छी पावर हिटिंग कर लेते हैं। फिर बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की एक अच्छी फास्ट बॉलर जो है पेस बैटरी जो है वो जेल हो गई है, स्पेशली शहनशाह अफरीदी फॉर्म में बैक हुए हैं, हारिस रऊफ ने कल अच्छा स्पेल किया है, मोहम्मद वसीम ने अच्छा पाकिस्तान को उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है पिछले मैच में भी, उस मैच के अंदर भी। और स्पिनर में जैसे आपको पता है कि इस वक्त तो ऑप्शन जो है अवेलेबल जो है वो आपके उसामा मीर है। और कल आप पाकिस्तान ने देखा कि स्लाइटली चेंज की, कल आपने इंडक्ट किया सलमान अली यहा को, आपको पता है कि वो भी पार्ट टाइम स्पिनर है, वो भी कर सकते हैं, पर उनकी का जरूरत नहीं पड़ी। मे भी हो सकता है कि अगले मैच में अगर उनको इंडक्ट करें तो उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, जिस तरह से इफ्तिखार को यूटिलाइज कर रहे हैं। इफ्तिखार आपको पता है कि नया बहुत अच्छा बॉल कर रहा है। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, और वो ये कि हम लोग अक्सर ब्लेम करते हैं टॉस गेम के ऊपर भी कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग हो गई और टॉस पाकिस्तान के हक में कभी भी नहीं गया। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखिए तो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, तो बॉडी लैंग्वेज कल के मैच में हमें नजर आया है। आप प्रेशर की बात बिल्कुल कर रहे हैं और मुझे समझ भी आ रही है कि प्रेशर होता है टीम के ऊपर, लेकिन ये तमाम तर मैचेस में वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आया जो हमें लास्ट मैच में नजर आया या फिर श्रीलंका के खिलाफ चेस करते हुए नजर आया। तो ये क्या वजह है कि हम लोग प्रेशर क्या ड्रेसिंग रूम से ही लेकर आते हैं या ग्राउंड में उतरने के बाद जो है वो हालत खराब होती है?
देखिए मेगा इवेंट के अंदर स्पेशली जब आपकी बैक टू बैक आपके शिकस्त पे शिकस्त हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रेशर भी होता है। फिर दूसरा ये है कि मेगा इवेंट के अंदर फिर आपको पता है कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान के अंदर आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स और दूसरे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं निजी चैनल्स पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी आपने देखा कि कभी मैंने हालांकि मैं खुद क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक रहा हूँ, कभी ऐसा भी देखा कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कभी आपकी कोई प्रेस रिलीज आ गई हो या कभी आपका कोई ऐसा इंटरव्यू आ गया हो। देखिए इनसे साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता है। सेकेंडली पाकिस्तान की सही, जिस तरह आपने प्रेशर के हवाले से बात की, जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे भी बात की गई है और अभी नजम ने भी आपसे ये बात की है कि क्या प्रेशर है, क्या जो है जो पहले जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो कॉन्फिडेंस था, वो हमने नहीं देखा। तो बाबर आजम की कैप्टनसी को आप किस तरह देख रहे हैं, ये जो कल का मैच हुआ है बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि ये प्रेशर सिर्फ एज अ क्रिकेटर नहीं, एज अ कैप्टन भी उन्होंने बेयर करना है। और जो इंटरनल सिचुएशन है, जो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशंस हैं, उसको आप किस तरह देख रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी को इस सिचुएशन में खास तौर पर? साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आई बिलीव कि हम उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। मेरा तो ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि जो है हमारी क्रिकेट टीम ना एक ऐसी पूरी की पूरी दुनिया में क्रिकेट टीम है कि मुश्किल से मुश्किल मैच भी जीत जाएगी और इजी से इजी मैच भी ना हार जाएगी। अब उसकी वजह ये होती है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप कभी कभी ना अंडर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं, ठीक है, और वो आप प्रेशर आप ले लेते हैं। लेकिन कभी कभी होता है आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस चले जाते हैं और वो भी आप प्रेशर बिल्कुल ले लेते हैं। अब अफगानिस्तान के मैच में मुझे ऐसा फील हुआ, ठीक है, आई डोंट नो कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि पाकिस्तानी टीम ने जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। और कल का पता है क्या एक्चुअली जो सीन मुझे लगा है वो ये लगा है कि अब तो हम लोग जो है ना वो गेम से एक तरीके से आउट हो चुके थे। आधे दिमागों में लोगों के बैठ चुके हैं कि हम लोग बाहर निकल चुके हैं, मतलब एक तरह से तस्लीम कर लिया। थोड़ी थोड़ी सी जो है वो होप रहती है ना, तो उन्होंने बोला कि चलो इसका मार्जिन लेकिन हम लोग उतरते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, वैसे भी हो तो रहा है, ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं क्या। लेकिन इट वाज अ रियली गुड कमबैक और देखा जाए तो हमने फखर जमान की भी जो कमबैक था वो भी बड़ा अच्छा था। लेकिन अभी भी हमारे पास उम्मीद है आगे जो न्यूजीलैंड के साथ मैच है, इंग्लैंड के साथ मैच है, उसमें बड़ी तगड़ी टीम है, मार्जिन के साथ जो है ना दोनों बहुत तगड़ी टीम है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो आज जिस तरीके से वो मेंशन कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच है, तो अगर न्यूजीलैंड हार जाता है, साउथ अफ्रीका जीतता है, तो हमारे जो है ना वो हक में बेहतर जाएगा। तो अब ये चीजें जो है बड़ी मायने खेज रखती है। सही, हमें खुरम साहब ने अभी दोबारा ज्वाइन कर लिया है और खुरम साहब हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, प्रेशर के हवाले से, तो बाबर आजम पर एज ए सिर्फ क्रिकेटर प्रेशर नहीं है बल्कि एज ए कैप्टन भी प्रेशर है। आपने उनकी कैप्टनसी को किस तरह देखा, खास तौर पे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट कल मैच खेला गया? देखिए कल जिस तरह से उन्होंने कैप्टनशिप की है बहुत अच्छी कल की है। स्पेशली हालांकि आपको पता है कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप जो उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था स्पेशली कैप्टनशिप के हवाले से भी। और देखें सेकेंडली जब आप दुनिया के नंबर 1 बैटर हो और आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दुनिया को आपसे कि आपने मेगा इवेंट में जाके परफॉर्म करना है, इनको जिस तरह से कंपेयर किया जाता है विराट कोहली के साथ, आप सेकंड साइड पर अगर विराट कोहली को देखें, देखिए उन्होंने आते के साथ ही बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, उन्होंने 2 50s भी की हैं, एक उन्होंने 100 भी किया है और विनिंग नॉच भी उनकी रही है इसके अंदर। तो इस एंड पे भी पाकिस्तान से जो है ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो होती है वो बाबर आजम से होती है कि देखिए जब बाबर आजम स्टे करते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन रहता है। और जिस तरह से उनके अंदर एबिलिटी है, सलाहियत है बाबर आजम के अंदर, देखें एक अच्छे बैट्समैन है, ऐसी बात है, और ऑल फॉर्मेट के अच्छे बैट्समैन है। और कैप्टनशिप के हवाले से आपको पता है कि काफी ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है जिस तरह से उनकी वो बॉलिंग चेंज करते हैं, एक प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो काफी सारे जो कैप्टन हैं जिस तरह से पॉजिटिव टाइम पे जो है वो पॉजिटिव डिसीजन ले रहे होते हैं, तो बाबर आजम के अंदर वो लैक कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर जब आपने मूव करना है। स्पेशली आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा कि पाकिस्तान वो मैच विन कर सकता था, हालांकि 11 रन चाहिए थे, 2 विकेट्स थी उस पर, हारिस रऊफ को लेकर आए थे, हारिस रऊफ ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच ले लिया था। तो वहां पे जो बॉलिंग चेंज जो थी क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे, आपको पता है मोहम्मद नवाज उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो वहां पे उनको आपके मुताबिक सामने को लाना चाहिए। लास्ट टाइम भी आपने मेंशन किया था। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगला न्यूजीलैंड के साथ मैच है जो कि तगड़ा मैच लगेगा और पाकिस्तान को टफ टाइम मिलेगा। इंग्लैंड के साथ आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी ओवरऑल मैच में हम लोग देखें तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी पूरे वर्ल्ड कप में। देखिए इंग्लैंड जो है वो आपको पता है कि डबल चैंपियन है व्हाइट बॉल क्रिकेट की, वनडे की भी डिफेंडिंग चैंपियन है, इसके अलावा T20 की भी। और इंडिया जिस तरह से इंग्लैंड से एक्सपेक्टेशन थी मोस्ट फेवरेट लाइन में थी, वो उस तरह से इंग्लैंड ने भी परफॉर्म नहीं किया। हालांकि उनके प्लेयर्स भी आउट ऑफ फॉर्म है, हालांकि उनको देखें कि अफगानिस्तान ने
क्या कहते हैं मैच हराया है। और दूसरे एंड पे जहां तक आपने बात की न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड इस वक्त प्राइम फॉर्म में, और स्पेशली जो न्यूजीलैंड का जो आखिरी मैच हुआ था धर्मशाला में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह से वो चेस करने जा रहे थे 388, अगर वो चेस कर ले तो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल हो सकता था। अनफॉर्चुनेट है कि वो नेशन जो है वो रन आउट हो गए। और अगर उनकी आप प्लेयर्स की आप परफॉर्मेंस वगैरह देखें तो उनके जैसे रचिन रविंद्र जो है वो अपनी प्राइम फॉर्म में, फिर नीचे बुलेट है, निशम है, विलियमसन अभी तक फिट नहीं हुए, वापस नहीं आया। अगर मे भी फिट होके वो आ सकते हैं, वो भी आपको पता है कि बहुत बड़े प्लेयर हैं। और इस एंड पे पाकिस्तान और जो इनका जो है उसका टॉस जो है बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम्स जो है रन्स के अंबार लगाए हुए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो इसके अंदर भी यही सलाहियत है। और पाकिस्तान के जो बैटिंग ऑर्डर जो है स्पेशली अब जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पिछले मैच में, एक अच्छी 100 रन की पार्टनरशिप की है, तो पाकिस्तान को इसको कंटिन्यू करना चाहिए आज परफॉर्मेंस। ऑल राइट। वेल, थैंक यू सो मच मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब हमारे साथ वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अगले आज जो है ना वो हमारे लिए इसी तरीके से हम खुश चेहरों के साथ जो है किसी और एनालिस्ट के साथ इसी तरीके से गुफ्तगू कर रहे हो और इसी तरह हम खुशी से सेलिब्रेट कर सक रहे हो। और आज का जो दिन है, जिस तरह हमने नजम बात की कि आज का दिन बहुत खास है। आज वैसे हमारा प्रोग्राम भी बड़ा जो है ना एक लाइवली वे में स्टार्ट हुआ। पहले हमें पता चला कि मिट्टी के तेल की कीमतों में भी कमी आ गई है, फिर जो है हमने कल के मैच के हवाले से बात की है। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज 76वां योम आज़ादी है गिलगित बल्तिस्तान का। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद यानी कि 14 अगस्त 1947 के 4 माह बाद 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज से आज़ाद हुआ, और उसने फिर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान में 6 मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, और ये एक बहुत अहम सियाहती खित्ता भी है। और इसके साथ साथ इसकी अगर स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो ये भी बहुत खास स्ट्रैटेजिक सरहदें जो है वो चीन के साथ, भारत के साथ और वसत एशिया रियासतों के साथ मिलती हैं। और 16,000 फीट पर दुनिया की बुलंद तरीन गुजरगाह जिसे दर्रा खुंजराब भी कहा जाता है, वो गिलगित बल्तिस्तान की एक शान है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से मुंसलिक। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात करें, और गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा खास है। इसमें 8 ज़ुबानें बोली जाती हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की ज़ुबानों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान इज़ वेरी फेमस फॉर देयर फ्रूट्स, और हम देखते हैं कि सियाहती मकाम भी बहुत खास है। पूरी दुनिया से सयाह आते हैं गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए, और इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होता है। और रेवेन्यू के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान इस कदर खूबसूरत है, जिस तरह हमने पाकिस्तान में अब टूरिज्म के फ़रोग के हवाले से बात की है, तो गिलगित बल्तिस्तान इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट स्पॉट्स। और आज गिलगित बल्तिस्तान का योम आज़ादी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में आसिफ उल खान साहब मौजूद हैं, जो कि सेक्रेटरी सियाहत, सकाफत और खेल गिलगित बल्तिस्तान है। आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को। पीटीवी का भी शुक्रिया कि आज के इस दिन के हवाले से आपने हमें ऑनलाइन लिया है। 1 नवंबर 1947 को जब गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उसी वक्त यहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि इस ख़ित्ते को पाकिस्तान के साथ मुल्हिक करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के ख्वाहिशात के इन मुताबिक इसे पाकिस्तान के साथ इल्हाक इस इलाके का कर दिया गया था। और उस दिन के बाद से ही गिलगित बल्तिस्तान में 1 नवंबर को इस लिबरेशन डे या योम आज़ादी के तौर पे मनाया जाता है, और यहाँ पे आम तातील होती है और मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद होता है। ख़ास तौर पे हमारा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से, और पिछले कई सालों से ये रिवायत भी रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं, और इसी दिन के हवाले से आते हैं और यहाँ पे परचम कुशाई की जो तकरीब होती है उसमें शिरकत करते हैं। आसिफ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के तमाम तर वो इलाके हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसमें गिलगित बल्तिस्तान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है। चाहे हम उस कंट्रीब्यूशन को लैंड कंट्रीब्यूशन के तौर पर जोग्राफियाई लिहाज से देखें, या पानी की कंट्रीब्यूशन के लिहाज से देखें, या इतना माला माल जो हमें मिनरल्स में किया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो गिलगित बल्तिस्तान को मुनफरिद बनाती हैं पूरी दुनिया से। तो मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर के हवाले से, ज़ुबानों के हवाले से, वहाँ के लोगों के रहन सहन के हवाले से। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो गिलगित बल्तिस्तान 3 डिवीजन्स में तकसीम है, और ये जो 3 डिवीजन्स हैं ये कदीम अगर आप इसकी तारीख़ के हिसाब से देख लें तो ये ऐसे डिवीजन्स हैं कि जो वाकई किसी दौर में 3 हिस्सों में तकसीम थे। मसलन बल्तिस्तान है
बल्तिस्तान डिवीज़न जो है वो बिल्कुल लद्दाख के साथ और तिब्बत के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो नस्ल है, वहाँ की जो ज़बान है, उसमें भी वहाँ का इन्फ्लुएंस पाया जाता है कि तिब्बत और लद्दाख का इन्फ्लुएंस आता है। तो जो आपने सियाचिन वगैरह जो ज़्यादा मशहूर है अवाम में, तो सियाचिन का जो बॉर्डर है वो बल्तिस्तान के साथ पड़ता है, तो इनका कल्चर, इनकी ज़बान टोटली डिफरेंट है। इसी तरह गिलगित का है, गिलगित में हुंजा, नगर, गिजर और गिलगित का खुद ये शहर है, तो ये एक अलग डिवीज़न है और इसमें भी बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ कल्चर और ज़बानें हैं। और तीसरा डिवीज़न दियामर है जो कि हमारा गेटवे है, गेटवे डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप पाकिस्तान से KPK से सफ़र करें तो सबसे पहले आप दियामर डिवीज़न में आते हैं और दियामर डिवीज़न का दियामर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हम गुजर के आते हैं, तो वो एक टोटली डिफरेंट मुख्तलिफ। तो हम ये कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ कल्चर्स का एक खूबसूरत इम्तजाज है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 70-75 सालों से ये आपस में बाहमी इत्तफाक और मोहब्बत से गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के नाम से रह रहे हैं। सही सही। आसिफ साहब ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपने बताया, ज़ुबानों के हवाले से बताया, बहुत रिच कल्चर है, आर्ट के हवाले से बात की जाए तो आज क्या कोई सकाफती कोई कल्चर मेला है या कोई तकारीब का इनेकाद किया गया है आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल है। एक तो जो रिवायती हमारा, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया था कि परचम कुशाई की तकरीब होती है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ास तौर पे शरीक होते हैं, और उसके अलावा फिर तमाम स्कूलों में, कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील के लेवल पे, हर जगह पे उस जगह के हिसाब से वहाँ की मुनासबत से तकारीब होती हैं। जबकि सेंटर में जश्न आज़ादी पोलो कप टूर्नामेंट पिछले 50-60 साल की रिवायत है कि ये 1 नवंबर से शुरू होता है और अगले 10-15 दिनों में ये कंक्लूड हो जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ्री स्टाइल पोलो का सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें अक्टूबर मिड से मुकाबले तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स की जो टीमें होती हैं वो फिर यहाँ पे आके सेंटर में 1 नवंबर से जश्न आज़ादी पोलो कप के लिए वो compete कर रही होती हैं। तो आज जश्न आज़ादी पोलो कप टूर्नामेंट का आज पहला दिन है और आज हमारे लिए खुशी के लिए मज़ीद अहम बात यह है कि एक नया पोलो ग्राउंड हमारे कारगिल वॉर के एक शहीद के नाम पे, मेजर वहाब शहीद के नाम पे नया पोलो ग्राउंड बना था और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आज फ्लड लाइट में पोलो खेला जाएगा। आज शाम 6 बजे वो पोलो का मैच है। तो इस किस्म के बहुत सारी तकारीब होती हैं और सबसे अहम जो है वो यही जश्न आज़ादी पोलो कप टूर्नामेंट होता है। अच्छा आसिफ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि सरफरंगा जीप रैली भी हुई, उसके अलावा हम लोग देखते हैं पोलो के मैचेस बेशुमार होते रहते हैं, सयाहत को फ़रोग देने के हवाले से और मज़ीद गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इतना माला माल है कि वो ख़ुद भी बेशुमार इससे मौक़े से फ़ायदे उठा सकता है, कमा सकता है और पाकिस्तान को भी बहुत जो है ना मुस्तहकम बना सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सियाहत जो है गिलगित बल्तिस्तान का, मैं समझूंगा कि इनकी गिलगित बल्तिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो पोटेंशियल गिलगित बल्तिस्तान को दिया है तो उसमें टॉप अगर हम रिसोर्सेज में देखें तो सियाहत ही है, उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतनी वैरायटी है, टूरिज्म के हिसाब से मैं बात करूँ तो इतनी वैरायटी है कि आपको एक वक्त में साल के किसी भी मौके पे आपको सिब्बी की गर्मी का पॉइंट भी मिलेगा और एग्जैक्टली उसी टाइम पे किसी दूसरे इलाके में मनफी से नीचे आपको टेम्परेचर भी मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे सहरा भी हैं, यहाँ पे दरिया भी हैं, यहाँ पे लैक्स भी हैं और ऊंचे प्लेटोज भी हैं। इसी तरह जब कल्चर की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 अलग अलग डिविजन्स हैं तो 3 डिफरेंट कल्चर्स हैं, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसको टैप करने की ज़रूरत है और लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो उस पहुँचाने के लिए फिर गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इवेंट्स साल भर में रखे होते हैं। उसमें से एक का आपने जिक्र किया, सरफरंगा का। तो एक तो मकसद ये होता है इस किस्म के इवेंट्स है कि हम अपना मैसेज दूसरों को कन्वे कर दें, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान का ये जो पोटेंशियल है वो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया लोगों तक पहुँचता है। और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि पहले गिलगित बल्तिस्तान को सिर्फ समर डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता था, लोग सिर्फ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आते थे। अब हमने मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ सीजन में रख कर ये साबित किया, ये दिखाया लोगों को कि गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ समर डेस्टिनेशन नहीं है, ये ऑल वेदर डेस्टिनेशन है। लाइक सरफरंगा की जब जो आपने बात की, सरफरंगा हम ऑटम में करते हैं। ऑटम में यहाँ पे वो कलर्स होते हैं कि अगर आप एक दफ़ा ऑटम में यहाँ पे आ जाएं तो शायद अगली दफ़ा आप गर्मियों में आना पसंद ना करें। इसी तरह सर्दियाँ हैं
सर्दियों में -22-23 तक शहरों में, और हुंजा जैसे हमारा कैपिटल है डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे -22 -23 तक दर्जा हरारत गिरता है। वहाँ पे लास्ट ईयर हमने विंटर स्पोर्ट्स करवाए थे और बहुत कामयाब हुए थे, और पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे टूरिस्ट आया था। इसी तरह हमारा बहार है। आजिज साहब, एक और चीज बड़ी कामयाबी से वहां पर चल रही है, नलतर के अंदर जो स्की फेस्टिवल शुरू हुआ है। पहले सिर्फ और सिर्फ मालम जब्बा केपी में होता था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी नलतर वैली में बहुत टूरिस्ट आते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि विंटर जो है वो नेग्लेक्टेड था, तो विंटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स मुख्तलिफ मुनक़िद करा के हमने एक किस्म का प्लेटफॉर्म दिया, लोगों को बताया कि ये विंटर डेस्टिनेशन भी है, आप शौक से आ सकते हैं। सर्दियों में भी आके, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद गिलगित बल्तिस्तान सर्दियों में ब्लॉक रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़्लाइट्स आती हैं, इस्लामाबाद से आती हैं, अब तो कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट्स आ रही हैं, सियालकोट से, लाहौर से आ रही हैं, स्कर्दू का एयरपोर्ट इंटरनेशनल डिक्लेयर हो गया, दुबई से हफ्तावार फ़्लाइट्स आती हैं। और बाई रोड आप आना चाहें तो हाँ जी, बाबूसर का रोड जो है, बाबूसर टॉप अलबत्ता ब्लॉक रहता है 3 महीने, लेकिन केकेएच तो साल भर खुला रहता है, तो आप सर्दियों में भी आ सकते हैं, सर्दियों में भी बहुत पोटेंशियल है। आसिफ साहब, विद इन पाकिस्तान तो लोग आ ही रहे हैं और पहले से आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि पहले गर्मी की छुट्टियां गुजारने आते थे, अब सर्दियों में भी आते हैं। लेकिन जो अब सरफरंगा फेस्टिवल हुआ, इसमें हमने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर इसको बहुत ज़्यादा फेम मिला, पूरी दुनिया से लोग आए। तो आप किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पर टूरिज़्म के फ़रोग के लिए इस तरह के फेस्टिवल्स को? देखिए, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जब हम फॉरेन टूरिस्ट के हिसाब से देखते हैं तो 2 किस्म का पोटेंशियल है। एक जनरल टूरिस्ट है और एक हमारा एडवेंचर टूरिस्ट है। एडवेंचर टूरिस्ट के लिए आप देखें तो मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, दुनिया का एडवेंचर टूरिज्म का हब है। अगर हमें कोई compete करता है तो वो नेपाल कर रहा होता है। बाकी आप ओवर 8000 मीटर जो पीक्स हैं हमारे पास 5 हैं, 100 से ज़्यादा 7000 अबव पीक्स हैं। अगर आप ग्लेशियर्स की बात करें तो आफ्टर पोलर रीजन कहा जाता है, बल्कि ये डिक्लेयर्ड है कि आफ्टर पोलर रीजन गिलगित बल्तिस्तान वो दुनिया का इलाका है जहाँ पे ग्लेशियर्स आइस की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। तो एडवेंचर टूरिस्ट के लिए तो ये एक जन्नत से कम नहीं है, उन्होंने आना ही आना है। और उसके लिए हम साल में 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं दुनिया में एडवेंचर टूरिज्म के, वहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट लेके जाते हैं और अपने टूर ऑपरेटर्स को वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे दुनिया के सामने हम अपना पोटेंशियल पेश करते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, आता है। बाकी जनरल टूरिज्म के लिए ये है कि मैंने कहा कि यहाँ पे वैरायटी और लैंडस्केप पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो जनरल टूरिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोटेंशियल की वजह से अट्रैक्ट नहीं होता, वो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंडेंट होते हैं। मसलन ओवरऑल मुल्की सूरत हाल, ओवरऑल इंटरनेशनल सूरत हाल, तो वो वेरी करता रहता है। लेकिन जो हमारा एडवेंचर टूरिज्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह साल ब साल बेहतर होता जा रहा है। इसी तरीके से बहुत शुक्रिया आसिफ अली खान साहब आपके कीमती वक्त का। जो गिलगित बल्तिस्तान है, आज उसका नेशनल डे है, उसके हवाले से बात की, हमें गिलगित बल्तिस्तान के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके बारे में बताया। बल्कि यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान में है, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं और दुनिया भर में उनको जाना पहचाना जाते हैं और वो गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो तमाम तर हीरोज़ जो गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी आज नेशनल डे, वहाँ के बासियों को नेशनल डे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और इसी तरीके से हमेशा खुश रहो पाकिस्तान। अच्छा नजम, एक चीज भी है, जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरह आपने कहा, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारा टैलेंट है, वो एक चीज को बहुत मद्देनजर रखते हैं कि वहाँ के कल्चर को प्रमोट किया जाए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और फ़लस्तीन की सिचुएशन भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गज़ा की पट्टी पर जो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है, हम PTV न्यूज़ पर आपको अपडेट करते रहे हैं उस हवाले से। और आपको ये भी बताती चलूँ कि गज़ा के जबालिया कैंप पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जबालिया कैंप पर इसराइली अफवाज ने 6 बम गिराए हैं, जिसकी वजह से जो हलाकतों की तादाद है वो 8500 से भी ज़्यादा हो गई है, और जो हमारे पास ज़ख्मियों की तादाद अभी तक रिपोर्ट की गई है वो 19000 से भी ज़्यादा हो गई है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर तुगरल यामीन मौजूद है। डॉक्टर तुगरल यामीन, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जो करंट सिचुएशन है गज़ा की पट्टी की, उसके हवाले से कोई कमेंट करना चाहेंगे? क्योंकि जुल्म और ज्यादती का सिलसिला 7 अक्टूबर से जारी और थमने का नाम नहीं ले रहा, आलमी ताकतें भी इसको रोकने में नाकाम रही हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला गज़ा की पट्टी में शुरू हुआ है, उसकी तारीख 7 अक्टूबर 2023 नहीं है।
इसका मुहासरा जो है 2005 से है, और इस पट्टी को जो कि तकरीबन 360 स्क्वायर किलोमीटर पे मबनी है, इसको मुहासरे में रखा हुआ है। इनके जो इमदाद आती है, खुराक आती है, तेल आती है, वो इसराइल की अशीरबाद पे मुनहसर है। जो मिस्र से पट्टी का कोना लगता है, जनूबी कोना, जनूबी इस तरह, वो भी बंद है। तो ये अभी से नहीं शुरू हुआ। बहरहाल अब जो सिलसिला शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से, तो वो तो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमास ने तंग आकर इसराइल के इलाकों पे अपने रॉकेट दागे, और उसके नतीजे में जो इजरायली मरे और जो इजरायली कैद में हुए, तो उसके रद्दमल के तौर पे इसराइल ने वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। और जैसे आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जबलिया के कैंप पे कई सौ लोग मारे गए हैं, और जो मजमूई तादाद है फ़लस्तीनियों की जो जाँ बहक हुए हैं, जिन्हें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, वो 9,000 के लगभग हो गई, जिसमें 1/3 कम से कम आधे बच्चे हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। और उससे बढ़ के अफसोसनाक बात यह है कि तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं वो सिर्फ, और ख़ुसूसन अरब ममालिक, वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो हमास ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े लीडर नहीं कर सके। वो खड़े हुए और उन्होंने इजराइल के खिलाफ मुजाहिमत की, और मुजाहिमत जारी है, और उनकी हिम्मत जवाब नहीं, अभी तक उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। वो लड़ रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा फिलहाल तो बहुत अफसोसनाक है, मगर आगे आने वाले दौर में ये एक पेशखमा साबित होगा फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। ये मुख्तसर मेरे राय है इस तमाम सिलसिले के। किया जिस तरीके से कि अरब ममालिक जो हैं वो अभी तक उस तरीके से सामने नहीं आ रहे, सिर्फ लफ्जी वो बातचीत का सिलसिला जारी है, या क़ौम मुत्तहिदा या OIC में ये बात हुई है। अच्छा, हम दूसरी तरफ देखते हैं, कल से जो अपडेट्स आ रही हैं कि यमन के हौसी बागी जो हैं उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है, और उसके नताइज में उन्होंने 5 मिसाइल किए जो US ने मार गिराए, और उसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि यमन की गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, यमन के हौसी बागी हैं। तो लेकिन इन तमाम तर सिचुएशन की वजह से यमन को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेंगे उस जंग में, जिसका नुकसान जो है वो इजराइल और US कह रहे हैं कि वो फिर हमारे ऊपर नहीं है, वो ऑब्वियसली इनकी तरफ से होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, यमन में 2 हुकूमतें हैं, एक हूथियों की हुकूमत है और एक सरकारी हुकूमत है। और आपको याद होगा कि हूसी जो हैं उन्होंने सऊदी अरब पे भी मिसाइल दागे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें वो ड्रोन्स भेज रहे हैं, आर्म ड्रोन्स, जो बॉम्ब बर्दार ड्रोन्स हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो भी कुव्वतें हैं जो इस इलाके में हैं, जो ट्रेडिशनल अरब लीडरशिप के अंडर नहीं आती, या जो अरब हुकूमतें हैं जो इस इलाके में पॉलिसी मेकिंग करती हैं, मिसाल के सऊदी अरब होगी, UAE होगी, वो उनकी बात नहीं सुनते, वो इस तमाम मुजाहिमत में शामिल होंगे, और ये मुजाहिमत हमास की फैलेगी। और मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ ये मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, और जगहों पर भी फैलेगी। कल पेरिस में एक निहत्ता औरत को मारा गया क्योंकि वो हिजाब में थी और उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तो ये रद्द अमल तो मुख्तलिफ जगहों पे होंगे, और आप देख रहे हैं सारी दुनिया में इसके अलावा भी पुरअमन मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो ये जुल्म तो जुल्म है ना, और वो एक हद तक चलता है। और मेरा ख्याल में इस दफ़ा जो ये मुज़ाहमत शुरू हुई है, ये इसका मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अरब ममालिक तो तकरीबन तो इजराइल के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो तो उनके साथ अमन पे राजी हो गए। 5 इस्लामी हुकूमतों ने, अरब हुकूमतों ने उनको तस्लीम कर दिया है, और लग ये रहा था कि सऊदी अरब भी ने आज तस्लीम किया, कल तस्लीम किया, और फिर जब ये हो जाता तो फिर पाकिस्तान पे दबाव बढ़ता। तो मेरे ख्याल में एक जो इस तमाम हंगामे में एक अच्छी चीज़, खुशहाइन चीज़ हुई है, वो शायद पाकिस्तान पे से जो एक दबाव बड़े अरसे से बढ़ रहा था कि जी इसराइल को तस्लीम करें, वो हट जाएगा, और ममालिक को भी ये हिम्मत मिलेगी कि भाई अगर हमास जैसे कमज़ोर एंटिटी भी खड़ी हो सकती है जुल्म के खिलाफ, तो आप भी खड़े हो सकते हैं। हो सकता है इस बात से कश्मीरियों को भी तक़वियत मिले कि भाई हम अपने क़ुव्वत बाज़ू पे इन्हिसार कर सकते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत करें, हिम्मत करने से सब कुछ मुमकिन है। तो ये नहीं कि इसराइल को कोई हरा नहीं सकता, या इसराइल बहुत बड़ा है, या चूँकि
रियासत है मुत्तहिदा उसकी पुष्ट पे, तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसी बात नहीं है। जालिम को रोका जा सकता है, ये मेरा ख्याल है। जी सही हो गया। जैसे आपने कहा जालिम को रोका जा सकता है, लेकिन कौन रोकेगा? चीन ने भी इस बात की हिमायत की है कि जंग बंदी होनी चाहिए, गजा में जो है जुल्म ज्यादती हो रही है। इसके साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा भी आवाज़ तो उठा रही है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इस बात की हिमायत की है कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन जो करंट सिचुएशन है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? अभी भी जंग बंदी नहीं हो रही। अब जो जिस तरह हमने बात की 7 अक्टूबर से इसका जो सिलसिला ये बहुत ब्रूटल वे में आवाज़ उठाई गई है। अब जो है अब ये मकाम आ गया है कि जो इसराइली खवातीन जिनको हमास ने कैद किया था, उन्होंने वीडियो जारी किया और उन्होंने भी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू पर इल्ज़ाम आयद किया कि आपकी वजह से हम कैद हैं और आप इसके नतीजे में चाहते हैं अगर हमें आज़ाद करवाना तो आप गजा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को जिनको आपने कैद किया, उनको रिहा करें, उन पर जुल्म ज़्यादती बंद करें। अब तो विद इन द कंट्री आवाज़ उठना शुरू हो गई है, इसराइली खुद आवाज़ उठाना शुरू हो गए, फिर भी ये नहीं जुल्म ज़्यादती रुक रही। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? जितनी लंबी जंग चलेगी इसका नुकसान इजराइल को और फ़क़त इजराइल को होगा। फ़लस्तीनी तो बेचारे सर पे कफर बांधे हुए हैं, उनके आगे तो उनको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल में ये जद्दोजहद जारी रहेगी। हमास अपने ज़ोर बाजू पे अपने मुतालबात मनवाएगा और इसमें हमारे जो कमज़ोर हुक्मरान हैं मुसलमान ममालिक के, ख़ुसूसन अरब ममालिक के, वो कुछ भी नहीं करेंगे। और इसराइल ठीक है, अगर वो उनकी औरतें आवाज़ उठा रही हैं या अगर मगरबी ममालिक में अवाम जो है सड़कों पे आ गए, इससे थोड़ा बहुत दबाव तो उनकी हुकूमतों में पड़ेगा, मगर ये मुज़ाहिमत ख़त्म नहीं होगी। ये एक शोला भड़का दिया गया है और ये बहुत जुल्म और इस्तबदाद का बिल्कुल, जब दायरा तंग हो जाता है किसी कौम पे या किसी लोगों पे, तो वो फिर इस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। और देखें बहुत कमज़ोर ममालिक ने भी बहुत बड़े बड़े ममालिक को शिकस्त दी और उन्होंने बैरूनी इमदाद पे इन्हिसार नहीं किया। इसमें आप वियतनाम देख लें, वियत कॉन्ग जो थे वो अमेरिका के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। अफगानिस्तान में जो तालिबान थे वो अमेरिका के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। ये एक बड़ी गैर मुतवाज़िन जंग थी और उन्होंने अपनी क़ुव्वत इरादी पे और अपने जज्बे पे और अपने ऊपर इन्हिसार किया और वो जंग जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि हमास जो है वो ये जंग हार जाएगा या फ़लस्तीनी ये जंग हार जाएंगे। मेरा ख्याल में एक जद्दोजहद का आगाज़ है। 70 साल से जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, जो यरूशलेम पे को उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है क़िबला अव्वल पे, जिस पे हम लोग खामोश बैठे हैं, ये वहाँ के लोग भड़क उठे हैं, वो जाग गए हैं और वो इंशाल्लाह वो अपनी आज़ादी खुद हासिल करेंगे। आज़ादी आप खुद हासिल करते हैं। जी फरमाइए। वन लास्ट क्वेश्चन ब्रीफली, गजा की पट्टी जो सूरत हाल चल रही है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ। उस इजलास के अंदर हम लोग देखते हैं बहुत सारे ममालिक ने इस पॉइंट की हिमायत की कि सीज़ फायर होना चाहिए और गजा में ये गलत हो रहा है। लेकिन आपने जो जिक्र किया अरब ममालिक का भी, अरब ममालिक OIC चलें ये कुछ नहीं भी करते, हम लोग मुख्तलिफ राय जान रहे हैं। इसमें आपकी राय जानना भी बहुत ज़रूरी है कि चीन और रशिया से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। फ्रांस के सदर भी हिमायत कर रहे हैं। तो ये चीन और रशिया एक ऐसी ताकतें हैं जो इन्वॉल्व होके और इन्वॉल्व हैं, तो इनसे कुछ मिल सकता है। चीन ने भी हिमायत की है बल्कि इस चीज़ पर। देखें ये सारी सियासी हिमायतें हैं। कोई भी अपनी फौजें नहीं भेजेगा और ये जंग जारी है और जंग बंदी के लिए आपको ऐसे मैकेनिज़म्स चाहिए कि वो जंग बंदी इन्फोर्स की जा सके। इजराइल तैयार नहीं है जंग बंदी के लिए, जैसे इंडिया तैयार नहीं है कश्मीर पे बातचीत करने के लिए, इसी तरह इजराइल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। उनको बिल्कुल यकीन है कि उनकी मदद अमेरिका भी करेगा और बेशतर मगरबी ममालिक भी करेंगे। तो रूस का तो अपनी लड़ाई जारी है यूक्रेन में, वो क्यों बीच में आएगा? और चीनी सदर तो खुद अभी जाने वाले हैं, दौरा करने वाले हैं अमेरिका का, तो वो क्यों आएंगे? ये हाँ, अगर कोई नेगोशिएशन का मरहला शुरू होता है जैसे चीन ने पहले किया था कि हाँ हम लोग फ़लस्तीनियों को और इजराइल को बिठाएंगे मेज़ पे, तो इस हद तक रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत मेरी राय लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुगरुल यामीन, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। ख़वातीन और हज़रात दुआ करें और इससे आप लोग मदद कर सकते हैं। इमदादी कैंप के हवाले से अगर मैं जिक्र करूँ तो पूरी दुनिया से इस वक्त इमदादी कैंप पहुँच रहे हैं गजा के अंदर। पाकिस्तान से भी बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, ऐसे इदारे हैं जो एक्टिवेट हैं। तो आप लोग जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं, पैसों की सूरत में, कपड़ों की सूरत में, जिस भी तरीके से आप लोग आगे बढ़ें और एटलीस्ट ये करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ज़रा
अपनी आवाज़ को बुलंद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपकी आवाज़ उठना। बिल्कुल जनाब, और सोशल मीडिया पे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अब जरा बात करते हैं दुनिया भर के ममालिक में कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स ऐसी होती हैं ना जो बड़ी मुनफरिद, अजीब और इतने इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, दिलचस्प चीज़ें होती हैं। और ऐसा ही हुआ ब्राज़ील में, जहाँ पे अमेज़न के दरिया में खुश्क साली के बायस जो दरिया का लेवल था वो कम हो गया, और जब वो लेवल कम हुआ तो वहाँ पे एक 2000 साल पुरानी तस्वीर, पत्थरों से बनी हुई तस्वीर नुमाया हुई। और उस तस्वीर में जिस तरह हमने देखा है पुराने स्कल्पचर्स होते हैं, उसमें जानवरों और इंसानों की शक्लें बनी हुई हैं। और इससे कबल ये 2010 में भी नज़र आई थी जब शदीद खुश्क साली थी और खुश्क साली की वजह से दरिया का लेवल नीचे गया था, तो ये तस्वीर जो थी ये नुमाया हो गई थी। ये जो पुराने आर्टिस्ट हैं जिनके ये काम थे, और 2000 साल पुरानी, इट्स ह्यूज नजम, 2000 साल पुरानी जो तस्वीर हैं वो सामने आई हैं। समटाइम्स होता है ऐसे कि कुदरत का कानून है, जब एक चीज़ हो रही होती है तो वो किसी दूसरी चीज़ को रिवील कर रही होती है। सो बेसिकली ये भी एक बड़ी दिलचस्प सी जो है एक चीज़ सामने आई है, और ऑब्वियसली ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होगी, जो कि हिस्ट्री पे काम करते हैं, जो कि कल्चर पे काम करते हैं। और इसके साथ साथ अक्सर आपने ये सुना है कि ये तो बहुत दिलचस्प और बड़े मज़े की खबर थी, लेकिन एक और खबर मेरे पास बड़ी ही दिलचस्प है, और वो ये है कि अक्सर आपने सुना होगा कि जैपनीज जो है ना वो नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। कभी आइसक्रीम ऐसे निकाल लेते हैं जो कि बहुत ही मुनफरिद होती है। इस दफ़ा उन्होंने एक टॉफ़ी निकाली है, और ये टॉफ़ी किस तरीके से मुनफरिद है कि आपने बहुत सारे फल खाए होंगे गर्मियों के, सर्दियों के और मुख्तलिफ सीजन्स के, उनके हर किस्म के अलग अलग जायके होते हैं। लेकिन जापान में एक ऐसी कैंडी बनाई गई है, ये ऐसी टॉफ़ी जो किसी फल से जो है मुमासलत नहीं रखती, लेकिन इसको एक ख्याली तौर पर बनाया गया है कि एक ऐसा भी फल होता, तो उसका जायका कैसा होता, जायका यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। टॉफियां बनाने वाली एक ये जापानी कंपनी है जिन्होंने टॉफियां बनाने के अपने आइडिया की वजह से खबरों की सुर्खियों में हमेशा ये बनी रहती हैं, और इन्होंने 2023 में ये काफ़ी फैल गई थी इनकी कंपनी, और ये जायकादार और ज़ाती तजर्बात का राज है जो इन कंपनी ने इतना मकबूल किस्म की जो है ना ये कैंडी बनाई है। ये गुज़िश्ता महीने आलमी सतह पर मारूफ 7-Eleven स्टोर चीन में पिछले महीने मुतारिफ करवाया गया था, और देखते ही देखते तेज़ रफ्तारी से ये फ़रोख्त हो रहा है, और दुनिया इस टॉफ़ी को खाने के लिए दूर दूर से आ रही है। बिल्कुल जनाब, और हमने अभी स्क्रीन पर देखा कितने मज़े के रंग बिरंगी टॉफ़ीज़ भी थी। अब ज़रा रुख करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का, और सियासी सूरत हाल पर आज हमारे पास बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें हैं, बिकॉज जो इंतखाबी मुहिम जारी है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नैब अदालतों को बहाल शुदा मुकदमात के जो हतमी फैसले हैं वो जारी करने से रोक दिया है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इम्तियाज़ फरहान साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़ साहब, जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी हम देख रहे हैं कि लाहे अमल तैयार किया जा रहा है, अब अभी जो इंतखाबी मुहिम है उसकी तैयारियां की जा रही हैं, तो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को, ख़ास तौर पे इंतखाबात को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सबसे पहले तो आपको, तमाम आपके देखने वालों को सुबह बखैर। मैं तो इसको बहुत मस्बत और बहुत अच्छे अंदाज में देख रहा हूँ। देखें, जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उससे इकनॉमी भी आपकी मुंसलिक हो जाती है। इसके ऊपर एक बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ हम जो इंतखाबात के हवाले से आपने कहा कि अगर हम सिर्फ इंतखाबी अमल को देखें, और जब ये एक्टिविटी जलसे जुलूस शुरू होंगे तो आप देखें कि इसमें व्हीकल, इसमें फ्यूल, इसमें ड्राइवर, इसको अगर आप देखेंगे तो कम से कम 12 से 14 इकनॉमी इन्वॉल्व हो जाएगी, और ये अरबों रुपए का बिजनेस। ये इकोनॉमी के हवाले से इसलिए कि पाकिस्तान में आजकल बड़ी इकोनॉमी की बात होती है, तो इकोनॉमी एक्टिविटी भी आपकी इसके ऊपर शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर यही खूबसूरती होती है, और यही एक रंग होता है कि जिसमें तमाम इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे के साथ बैठा जाता है। इंतखाबी अमल में आप देखें कि जो उम्मीदवार होता है अपने मुखालफिन के पास भी जाता है, सियासी जमातें एक दूसरे से गुफ्तगू करती हैं, और इससे एक बहुत अच्छा सा माहौल बनता है। और ये एक गो के हम ये देखते हैं कि एक दूसरे पे तंज होते हैं, इख्तलाफी बातें होती हैं, बयान होते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में। आप अगर अमेरिका में ट्रंप की पॉलिटिक्स देखेंगे, और जब ट्रंप के अगेंस्ट ये बाइडेन आए थे, तो जब भी इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी, तो हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में गर्मा गर्मी होती है, नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह पॉलिटिक्स होती है। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। और जो हमें देख रहे हैं, आप तो देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम जिन्होंने वोट कास्ट करना है, जिन्होंने पहली मरतबा वोट कास्ट करना है, उन सबको चाहिए वो तैयारी करें अपने अपने कैंडिडेट को वोट देने के लिए, अपनी अपनी जमात को वोट देने के लिए। बस एक चीज का ख्याल रखा जाए कि तनकीद की जाए, तज़हीक किसी की ना की जाए।
तनकीद तो बहुत अच्छा अमल होता है कि तनकीद अगर कोई मुझ पे करेगा, मेरे हवाले से बताएगा कि आप में ये नेगेटिविटी है, वो बेहतरीन बात है। लेकिन जब कोई मुझे तज़हीक करेगा वो गलत है। तो सियासत में तज़हीक का पहलू निकालिए, एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए, अच्छी गुफ्तगू कीजिए, तनकीद कीजिए, बताइए कि आप गलत है, आपका लीडर गलत है, लेकिन उसका मतलब तज़हीक और आपस में नोक झोंक होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा। इम्तियाज साहब, मुस्लिम लीग नून बड़ी एक्टिव है और मुस्लिम लीग नून का अभी रिसेंटली कल जो इजलास हुआ नवाज शरीफ की सदारत में, उसमें उन्होंने मंशूर कमेटी बनाई जिसके सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को उन्होंने हेड बनाया। अब जलसे जो पहला एक किया, उस जलसे में नवाज शरीफ साहब अक्सर ये जिक्र होता है ना मुख्तलिफ पार्टीज़ का बयानिया क्या है, और वो बयानिया बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद ने जो बयानिया अपना वहाँ पर बताया, उन्होंने बोला कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा मेट्रो बस, मेरा ग्रीन लाइन, उन्होंने जितने अपने तरक्याती मंसूबे थे वो बयानिया में गिनवाया। अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि मुस्लिम लीग नून, वो जमात जो 3 दफ़ा रह चुकी है, उनके मंशूर में क्या लाया अमल होगा, क्या चीज़ें सामने आएंगी? देखिए मेरे भाई, मैं सिर्फ वो मंशूर, सिर्फ उनका अगर मैं कहता हूँ वो कुछ भी ना करें, जो उन्होंने अपनी तकरीर में एक बयानिया बनाया वो सबसे बड़ा इकनॉमी से बाला है, इकनॉमी से जुड़ा हुआ है, वो है मुफाहमत का, वो है बातचीत का। जो उन्होंने कहा, बहुत सारे दिल पे जबर रख के बात होती है, क्योंकि हमने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी देखा, उनके साथ यहाँ पर कराची में जुड़े भी रहे, तो हमने देखा बहुत तकलीफ दे अमल होता है। तो उस तकलीफ दे अमल पे गुजरने के बावजूद उन्होंने एक बहुत वसी दिल का मुजाहरा किया। जलसे के ऊपर कोई भी बात हो सकती है, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जलसे से कहीं ज्यादा बड़ी उनकी तकरीर थी। अब इसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है कि जनाब पता नहीं क्यों कहा जा रहा है। इतने बड़े जलसे में इतने अरसे के बाद आना, एक पॉजिटिव गुफ्तगू करना, बस मुझे और आपको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को सबको उस पर कायम रखे कि जनाब जो बात हुई वो तकरीर बहुत बड़ी थी, और सिर्फ अगर वही बयानिया बना लिया जाए और उसके अगर देखें आप तो गवाही इस तरह मिलती है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुआ। लंदन में हम मौजूद थे उस वक्त, रहमान मलिक के घर पर जाना था, और वहां पर मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊं, हमारे कई दोस्तों में एक तरह से जैसे सट्टेबाजी होती है, शर्त लगी कि नवाज शरीफ रहमान मलिक के घर नहीं आएंगे, क्योंकि रहमान मलिक साहब के हवाले से था कि उन्होंने बड़े मियाँ साहब को गिरफ्तार किया था, अरेस्ट किया था। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब ने डेमोक्रेसी के लिए वहां गए चलकर, उसके बाद बेनजीर साहबा ने तमाम चीजें मौकूफ कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए जब यहाँ पर आ गए तो उसके बाद ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा। सही सही, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने हमें पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया और खास तौर पे इंतखाबी मुहिम के हवाले से आगाह किया। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ ब्रेक का टाइम है और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे और इसको रिज्यूम करेंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और जब हम सुबह का आगाज़ करते हैं तो किसी न किसी मोटिवेशन से करते हैं कि आज हमने ये करना है या आज हम वो करेंगे जो हम पहले नहीं कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी में जो भी हर्डल्स हैं वो तो कुछ भी नहीं है, उनको हम आसानी से पार कर लेंगे। और आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया। और आज के प्रोग्राम में जो मोटिवेशन है नज़म, वो शायद सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए, ऑडियंस के लिए। और हम इसको लिंक करना चाहेंगे हमारे कल के सिलसिले से। कल जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास व्हील चेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद थी जो 2 दफ़ा की एशिया की चैंपियन है, उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के वो खुसूसी अफराद जिनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, वो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में, पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान की आने वाली नस्ल के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एजुकेशनिस्ट की जो सुबह के वक्त 3 स्कूल चला रहे हैं और शाम के वक्त जो है वो 2 कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। और उन्होंने पैदाइशी तौर पर माजूरी को खातिर में ना लाते हुए आला तालीम हासिल की है और कायद आज़म यूनिवर्सिटी से उन्होंने MBA में MS किया और अब माशरे में खिदमत कर रहे हैं आम आवाम की। हमारे साथ मौजूद हैं जी, जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, जनाब काजी रिजवान राशिद आवान। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और
अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं और बहुत ही मोटिवेशन वाला काम है, इंस्पिरेशन है आप बहुत सारे लोगों के लिए। आई एम श्योर ये आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे देखने वालों के लिए। तो काजी साहब कुछ बताइएगा अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, कैसे ये आगाज़ हुआ और पहली दफ़ा कब ख्याल आया कि दुनिया में बहुत सारे लोग तो हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी हूँ और मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई जो है वो कमी नहीं है। असल में मैट्रिकुलेशन तक तो मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो स्पेशल एजुकेशन से थी। तो वालिद साहब ने ये ड्यूटी ये दी कि मैट्रिक तक मुझे कोई छुट्टी नहीं करने दी। उन्होंने कहा बेटा आपने जिस तरह भी है, वो मुझे स्टॉप पे उठा के छोड़ के आते थे और वहाँ से मेरी स्पेशल एजुकेशन की बस आती थी, मुझे ले जाती थी। तो वो 10 साल की वालिद साहब ने ऐसी ड्यूटी दी, ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ट इन किया, अल्लाह जो है तो वो हर किसी को नेमत होती है। आप यकीन माने आई कॉम जब मैंने किया तो पूरे आई कॉम में मेरी कोई छुट्टी नहीं थी। मैं प्राइवेट इसी तरह वैन्स में बैठ के जाता है H8 कॉमर्स कॉलेज में, इसी तरह वहाँ से दोबारा कभी बस में बैठा, कभी वैन में बैठा, वापस आया। फिर इसी तरह बी.कॉम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और MBA MS कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया। तो जब मैं बी.कॉम कर चुका तो जो है कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए, क्लास फेलो ही थे, कहते हैं यार हमारी 1-2 सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, अगर हमें तैयारी करवा दो। मैंने उनको तैयारी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह 5 थे, 4 गो थ्रू हो गए। तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली कि ये तो जो है एक सिलसिला है जो अल्लाह ने एक चांस दिया है, बिल्कुल इसको लेकर चल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं 1 मिनट के लिए रोक के ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैट्रिक मैंने की ना, तो मैं चूँकि वो क्वालिफ़िकेशन तो स्पेशल एजुकेशन में थी, सभी स्पेशल थे। जब मैं कॉलेज में गया हूँ और वॉक करते हुए कॉलेज जाता बस से उतर के, तो मुझे ऐसे लोग देखते जैसे पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया है, मेरे से क्या गलती हो गई है कि क्यों मुझे इन बेचारी कोई गुजरते हुए कोई कानों को हाथ लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो यकीन माने वो मोमेंट बड़े एक इरिटेटिंग होते हैं, बड़े डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। लेकिन चूँकि वो 10 साल की वालिद साहब की जो एक मेहनत थी वो ज़्यादा थी। सही, तो सही। मैं और अपनी हिम्मत जो है वो तमाम तर जो नज़रों पे थी ना वो भारी थी। बिल्कुल। और जिस तरह आपने हिम्मत के हवाले से बात की, बहुत हिम्मत की बात है, बिकॉज जिस तरह आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते रहे और इसी तरह आपने जिस तरह लोगों की नज़रों का सामना किया। आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े इस चीज़ को हर्डल समझते हैं, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक क्लास है, तो आई बिलीव आप उनके लिए बहुत बड़ी लोकल सफ़र करना तो बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं वो, तो आई बिलीव आप उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अब अगर बात करें जो आपने तालीम हासिल की, नो डाउट जो आपकी सफरिंग्स हैं उस वैसी तो किसी की नहीं हो सकती हैं, बिकॉज जो चीज़ आप मॉनिटर कर रहे हैं, जो चीज़ आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उससे आम इंसान नहीं गुजर सकता। आपकी एफर्ट्स भी ज़्यादा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप क्या देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? समटाइम्स हर यूनिवर्सिटी में लिफ्ट्स नहीं होती, रैम्प्स नहीं होते, स्टेयर्स के जो स्टेयर केस होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? असल में अभी हमें बहुत सा वक्त लगेगा इस चीज़ को समझने में कि अगर कोई स्पेशल पर्सन मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको जिस तरह मुमकिन हो सके। अगर देखें आप सीढ़ियाँ बना रहे हैं, उसके साथ छोटा सा रैम भी बना देंगे तो कितना उस पर खर्चा आ जाएगा। और रैम भी ऐसा बनाए जो काबिल इस्तेमाल। जी बिल्कुल। और चूंकि अवेयरनेस नहीं है, वो जस्ट रैम को ऐसा बना देते हैं, यकीन माने इतना स्टीप होता है कि बंदा पैदल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि कुछ अवेयरनेस की सोसाइटी को भी ज़रूरत है, हमारे इदारों को भी ज़रूरत है कि यार जहाँ पर आप इतना खर्चा कर रहे हैं, अगर एक रीज़नेबल सेंसेबल रैम भी बना देंगे तो जो कोशिश करने वाले स्पेशल पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मज़ीद आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब वो सारा सिलसिला जब गुजर गया आपका, वो सारा वक्त गुजरा, तो उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि स्पेशल एजुकेशन में जब आप मैट्रिक तक थे, क्योंकि ये बड़ा कंपैरिजन किया जाता है, लोग कहते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाना ठीक है, एक एनवायरनमेंट होता है, लेकिन उन बच्चों को हम लोग क्यों एक्सक्लूसिव कर देते हैं? उनको तमाम लोगों के साथ ही रखें और माशरे का हिस्सा है वो लोग, तो माशरे के साथ उनको बढ़ाना चाहिए। तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ पर मिला, जब स्पेशल एजुकेशन में थे या बाहर निकले, दुनिया को देखा, आम लोगों के साथ उठे बैठे, उनके तरीके से ज़िंदगी गुजारना शुरू किया? मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ ना, जब पौधा शुरू में आप बीज लगाते हैं ना, तो उसको पानी भी आपको डेली देना पड़ेगा, उसकी बड़ी केयर करनी पड़ेगी ताकि पौधा सही सलामत बड़ा हो जाए। स्पेशल एजुकेशन सेंटर में यकीन माने स्पेशल पर्सन को जितना ग्रो किया जाता है, जितनी उनके ऊपर मेहनत की जाती है, क्योंकि वहाँ पर हैं स्पेशल पर्सन, और जितने भी स्पेशल पर्सन हैं यस, कभी उनको आप टीवी चैनल में लेकर जा रहे हैं, कभी स्पीचेस करवा रहे हैं, ड्रामे उनसे करवा रहे हैं, जो कि आम इंस्टीट्यूट में अगर स्पेशल पर्सन को डाला जाएगा तो शायद इतनी केयर उसकी ना हो सके। तो मैट्रिक तक मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर स्पेशल पर्सन जो है वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। मैं अल फराबी स्पेशल एजुकेशन सेंटर से मेरा
ताल्लुक है G84 में जो ये, तो यकीन माने अमेजिंग टीचर थे, अमेजिंग वहाँ पर काम करने वाले लोग थे। मैं अपनी ज़िंदगी का जितना भी शुक्रिया उनका अदा करना चाहूँ तो वो कम है। सही। अच्छा, जिस तरह हमने स्ट्रगल्स के हवाले से बात की, आपकी स्टडीज़ के हवाले से बात की, अब आप किस तरह देखते हैं जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आप स्कूल चला रहे हैं तो इसमें भी तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, और फिर ये भी खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इतना जो हम लोगों ने नज़रें बर्दाश्त की होती हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो इसमें ख़ास तौर पे आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, स्कूल्स चलाए, इसके हवाले से बताइए। आप यकीन माने कोई भी कामयाबी है ना, वो उसका आगाज़ आप देखेंगे ना तो ऐसे ही लगेगा ये कभी भी नहीं चलेगा। मैंने जिस जगह पर एकेडमी का आगाज़ किया ना, मेरे पड़ोसी इर्द गिर्द से आए, कहते हैं सर इधर तो कोई बच्चे ही नहीं है, गली में 2-4 बच्चे हैं, मोहल्ले में टोटल देखेंगे 15-20 बच्चे हैं, तो आप अपना फ्यूचर दाव पे लगा रहे हैं, यहाँ नहीं कामयाब होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने वहाँ मेहनत की। आप यकीन माने पहले 2 महीने ना मैं बिल्डिंग में खाली बैठा रहता था। बोर्ड लगे हुए सारा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। 2 महीने के बाद एक बच्चा आया जिसकी 9-10th की मैथ की सप्ली थी, कहता मैंने सप्ली की तैयारी करनी है। उसको तैयारी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो गो थ्रू हो गया। जब वो गो थ्रू हुआ तो उसने अपने दोस्तों को बताया यार इधर तो मेहनत करवाते हैं, मैं इधर से पढ़ के फ़लाँ स्कूल में था तो मैं रह गया हूँ, यहाँ पर मैंने तैयारी की है। उसकी बदौलत 15 बच्चे आए माशाल्लाह। 15 में से 13 कामयाब हुए, और यकीन माने पहले सेशन में 95 स्टूडेंट फिर वो ग्रो कर गए। तो स्टार्टअप में आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। वो जो 2 मंथ थे, मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ कि अगर उस वक्त मैं एक कदम पीछे हो जाता तो आज कभी भी यहाँ पर ना होता। सही बात है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम आप रन कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की हैं एज अ स्पेशल पर्सन या उसके अलावा वैसे भी एक एज ए स्टूडेंट, तो आप क्या कुछ काम कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए अपने स्कूल, अपने कोचिंग सेंटर में, कुछ मुख्तलिफ कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए ज़रा ईजी हो? मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे ये बड़ी पेनफुल मोमेंट लगते थे। मैं क्लास में बैठा हुआ होता था तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई आता था और कहता था आपकी फ़ीस नहीं है, आप उठे जाएं और घर चले जाएं, घर से फ़ीस लेकर आएँ। तो मेरे सिस्टम में आप यकीन माने, शायद आपको ये मजाक ही लगे, 250 रुपया भी बच्चे देने वाले फ़ीस बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने 10% कहा हुआ है कि फ्री स्टूडेंट रखने हैं। मेरे मोर दैन 25% फ्री स्टूडेंट हैं जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई, आप एक जज्बा अपने अंदर रखें, जो नहीं अफोर्ड कर सकते पेरेंट के साथ मीटिंग करें, और इस तरह बच्चों की तजलील करना मैं कम अज़ कम करेक्टर वाइज चाह रहा हूँ कि वो इस तरह डिसर्ट ना हो। तो ये चीज़ जो है ना, सही बात है। मैं चाहूँगा कोई आखिर में आप मैसेज देना चाहें प्लीज़ हमारे नाज़रीन के लिए। मैं एक तो स्पेशल पर्सन के वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने बेटे के ऊपर मेहनत करें, उसे तालीम दिलवाएं जहाँ तक हो सके। अगर तालीम नहीं दिलवा सके, कोई मुश्किल हुई है, तो आप उसे कोई ना कोई हुनर सिखा दें। आप यकीन माने ये नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर आएंगे, लेकिन अगर आप उनके सामने कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं आम सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई स्पेशल पर्सन कोशिश कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो खुदारा उसको डिसहार्ट ना करें, उसको डिस्करेज ना करें। आपके सिर्फ एप्रिसिएशन के 2 जुमले उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर देंगे और वो मज़ीद आगे बढ़ बहुत शुक्रिया राशिद अवान साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने हमें मोटिवेट किया, आपने पाकिस्तान की आवाम को मोटिवेट किया, और ये जानकर बहुत खुश है आप जो है आगे तालीम फैलाने का ज़रिया बन रहे हैं। सो अब हम एक ब्रेक की जाने पड़े, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ नई गेस्ट, नया टॉपिक है, मजा हमारे साथ में। शायरी, गुफ्तगू और मौसीकी का मिलन, सुखनवर। और क्या हुआ, गर नहीं बादल ये बरसने वाला, ये भी कुछ कम तो नहीं, धूप में साया हुआ है। तू जो कहता हम उसको लिपटने की इजाजत नहीं देते, कोशिश तो बहुत करती है तन्हाई हमारी। तो तेरा तपाक मगर याद आ गया, मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रजा के बगैर, जो रक्स में है इजाजत के साथ रक्स में है। हरूफ के रंग क्या है, मानी की खुशबू कैसी होती है, ये जानने के लिए मिलिए हमसे।
वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। ख़वातीन हज़रात, हेल्थ के सेगमेंट है और हेल्थ के सेगमेंट में हम लोग आज जिक्र करने लगे हैं डेंटिस्ट्री के हवाले से, लेकिन उसके साथ साथ एक टॉपिक और क्लब कर रहे हैं और वो है एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ और जिस तरीके से हम लोग उनको बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करते हैं, डोजेज भी हमें नहीं पता होती, दिन में कितनी खानी है, कब खानी है, कुछ नहीं मालूम होता। बस किसी ने एक वक्त कह दिया कि इससे दर्द का आराम मिलेगा, ये एंटीबायोटिक है, इसको ले लें, ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग उसको शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर ये बहुत सारी आम चीज़ हम लोगों ने देखी है दांत के दर्द के हवाले से, क्योंकि है तो फिर वो आपको एक दफा पता लग जाता है। तो ये हम लोग जिक्र करेंगे कि कैसे डेंटिस्ट्री की दुनिया में भी तरक्की हो रही है, खासतौर पर रूट कनाल को लेकर भी, और नया तरीका इलाज क्या क्या मुमकिन है। बिल्कुल जनाब, वाले से बात की जाए तो जो दांतों का इलाज है इसको महंगा तरीन इलाज कंसीडर किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी अक्सर पाकिस्तान आके अपने जो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा इलाज है। अब होता ये है कि महंगा भी है और हमें लगता है चलो दांत ही है तो एक एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो ठीक हो जाएगा, और हम बेदरेग लेते रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। अब जो दांतों की बीमारियां हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। अक्सर औकात ये होता है कि हमने रूट कनाल करवाना है, किसी के पास भी चले जाते हैं, अताई डॉक्टर के पास, तो जो डेंटिस्ट के साथ टेक्नीशियन काम करते हैं उनके पास भी चले जाते हैं कि इनको सही काम आता है, क्योंकि जो डेंटिस्ट होते हैं उसकी हेल्प ये करते हैं। सो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर असफद अली खान मौजूद है। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम रूट कनाल कराते हैं तो इसका क्या मेन प्रोसीजर होता है, क्योंकि पहले तो आई थिंक कुछ अद्वियात पे आपको रखा जाता है और फिर, लेकिन अगर हम अचानक से डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और इसका मेन सही तरीका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखें जी, रूट कनाल पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि करवाना क्यों चाहिए, जिसे हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब होता ये है कि दांत जब उसमें कैविटी होती है, जिसे हम कहते हैं या तो दांत गल रहा है या उसमें कीड़ा लग गया है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दांत की जड़ तक पहुँच जाता है। ठीक है। जब उस जड़ तक वो पहुँचता है तो आपकी जो जड़ है वो अलाइव है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर नर्व्स हैं, वो वहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है और उसकी वजह से आपको एक शदीद दर्द उठता है। सो रूट कनाल ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, वो असल में उस जड़ को हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने की ट्रीटमेंट? जी, साफ़ करके उसको फिर अंदर से हम भर देते हैं, उन जरासीम को हम हटा देते हैं, साफ़ सुथरा करके दांत को भर के हम उस दांत को फिर अपनी शेप में वापस अच्छा, कुछ मैंने सुना है कि रूट कनाल का कोई नया तरीका इलाज भी है। जी, देखिए, वी नीड टू मूव विद द टाइम्स। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो रूट कनाल का जो सक्सेस रेट है उसको काफ़ी बेहतर कर देती है, जिसमें आप एक एग्जांपल ले लें 3D एक्सरे का। ठीक है। रूट कनाल स्टार्ट करने से पहले ही अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि दांत का शेप क्या है, जड़ का साइज़ क्या है, कितनी मुड़ी हुई है, एंगल के एसेट्रा एसेट्रा, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ है माइक्रोस्कोप, जिसको डेंटल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब आप इमेजिन करें दांत कितना छोटा है, ठीक है, और उसकी जड़ उससे भी ज़्यादा बारीक होती है, इतनी बारीक होती है, प्लेटेड जगह पे जो है ना वो भी जाके जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया। जी बिल्कुल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब वो बाल से भी ज़्यादा बारीक होती है और हमने उस जगह को साफ़ करना है। उस जगह पे मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप हमें इट अलाउज अस, क्या करता है माइक्रोस्कोप, कि वी सी बेटर, हम ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं, और जब हम ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दांतों की जो बीमारियां हैं उसकी जो अद्वियात हैं वो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। अक्सर बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अद्वियात हमें ओवर द काउंटर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती। फ़ौरन मिल जाती है आपको, और फिर उसको हम खाते भी इतने ज़्यादा हैं कि इससे तो आराम आ जाएगा हमें, क्योंकि फार्मेसी दे रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि इससे क्या असरात मुरतब होते हैं, और क्या इससे, क्योंकि अब मसला ये नहीं है कि मिल जाती है, मसला ये है कि उससे आराम भी आ जाता है, तो फिर हम इस्तेमाल भी करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, जिससे आपने स्टार्ट में कहा कि अनफॉर्चुनेटली दांतों का इलाज थोड़ा महंगा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सीधा जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, उसे कहते हैं भाई कोई अच्छी सी दवाई दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, पेन किलर दे दो, आपका दर्द चला जाता है। अब मसला ये है कि बैक्टीरिया तो उधर ही है, ठीक है, वो तो दांत की जड़ के अंदर मौजूद है, उधर तक ना आपकी एंटीबायोटिक पहुंच सकती है ना पेन किलर पहुंच सकता है, वो एक टेम्परेरी सा सोल्यूशन होता है, ठीक है। सो डेंटल पेन बहुत जल्दी आता है,
थोड़ी अरसे के लिए रहता है फिर चला जाता है, तो हम सही। समझते हैं कि जी हम ठीक हो गए। सही। लेकिन अगर आपकी दांत की जड़ इन्फेक्ट हो चुकी है तो उसका एक ही इलाज है, और वो है उसको आप अंदर से जड़ को साफ़ करेंगे और भरेंगे, और दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है। तो अभी जो एंटीबायोटिक्स का इतना इस्तेमाल हो रहा है, बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, इसकी वजह से जो आपके पास केसेस आते हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं और सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं, वो क्या क्या केसेस आपके पास आए हैं? और ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हमने इस्तेमाल किया, शायद 3 दिन के लिए हमें आराम आ गया, फिर 3 दिन बाद हमने इस्तेमाल किया, और फिर करते करते शायद कुछ अर्सा फिर आराम आ गया, और फिर हमने ये बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं उससे आपका स्टमक जो है वो कितना इन्फेक्ट हो रहा है, आपके दांत का जो ऑलरेडी हिस्सा है वो कितना सीरियस और वर्स्ट कंडीशन में मजीद जाए जा रहा है? सही बात है जी। अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर हमें पाकिस्तान में मिल जाते हैं, कोई रेगुलेशन है नहीं। अब एंटीबायोटिक एक बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन हम इस मुल्क में उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। ठीक है। WHO ने 2016 में एक ट्रीटमेंट कैटेगरीज बनाई दुनिया में, ठीक है। वो ममालिक जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ठीक है, और वहाँ जहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है। इन 2 कैटेगरीज के बाद उन्होंने एक अलग कैटेगरी बनाई जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने रखा है। अच्छा। इस मुल्क में जितना अब्यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स, वो ना साउथ ईस्ट एशिया में ना दुनिया में किसी और मुल्क में हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं और हम एंटीबायोटिक ऐसे लेते हैं जैसे कि कोई टॉफ़ी हो। हाँ। बिल्कुल। ठीक है। जब हम भी पढ़ रहे थे, जब हम मतलब कि मैं बैचलर्स कर रहा था, तो दांत में दर्द है एंटीबायोटिक ले लो, रूट कैनाल नहीं करवानी एंटीबायोटिक ले लो, दांत निकाल दिया एंटीबायोटिक ले लो। सो अनफॉर्चुनेटली एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ना मिले, आपको बात बाहर तो 2-3 महीने मिलती, जो है वो वेट करना पड़ता है। अच्छा, जिस तरह एंटीबायोटिक के हवाले से हम बात करें, इसी तरह दांतों के इलाज के हवाले से ज़रा बात करते हैं। क्या दांतों का इलाज हर उम्र के शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है? क्योंकि अक्सर डायबिटिक जो मरीज़ होते हैं वो कहते हैं कि हमारी गम्स में जो है वो पार नहीं है, गम्स होल्ड नहीं कर सकती दांतों को, उनके दांत गिर जाते हैं तो वो लगवा नहीं सकती। तो इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अगर उनके इस तरह के इश्यूज़ हों तो उनको पहले किससे रुजू करना चाहिए या डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास आना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। डायबिटीज़ का और गम डिजीज़ का बहुत डीप लिंक है, ठीक है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसके मसूड़े कमज़ोर होंगे, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ क्या करता है कि जो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसको वीक कर देता है। ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो आपकी गम्स को इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और अगर किसी को गम डिजीज़ है तो उसका डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बुरा हो जाता है, उसका शुगर लेवल अक्सर अनस्टेबल रहता है। सो दे आर म्यूचुअली लिंक्ड। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी डायबिटीज़ की मेडिकेशन टाइम पे आप इंसुलिन ले रहे हैं, आप जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं, अपना शुगर लेवल आप मेंटेन रखें, प्लस गेट रेगुलर डेंटल चेकअप्स, ताकि हर 6 महीने या साल बाद आपके दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर डायबिटिक। सही। तो नॉट ओनली विल दैट इम्प्रूव योर ओरल हेल्थ, बट आपकी वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। ओके, सो एक हम फिर जनरल बात कर लेते हैं हेल्थ केयर की, और हेल्थ केयर में हमारी डेंटल केयर होनी किस तरह से चाहिए। आपने जो दांतों की सफाई का जिक्र किया, स्केलिंग और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में मिथ्स भी पाई जाती हैं कि जब आप स्केलिंग करवाते हैं तो आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो घिसते हैं। इस तरह की बातें मैंने सुनी है। फिर टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत सारी अब चीज़ें आ गई हैं, जिसमें एक चारकोल पेस्ट बहुत पुरानी हो गई है, अब पता नहीं लाइटनिंग का इस्तेमाल और पता नहीं लेज़र और क्या क्या ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई। तो आर दे सेफ? और वो जो मार्केट्स में और आसपास हमें ऑनलाइन चीज़ें मिल रही होती हैं वो इजीली आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं? ठीक है जी। हर प्रोसीजर और हर मटेरियल का एक रिस्क होता है, एक बेनिफिट होता है। सो व्हेन वी प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट, हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसका रिस्क वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। अब मिथ्स वाकई में बहुत है, स्पेशली ये अक्सर सुना जाता है कि जी स्केलिंग से जी मेरे दांत वीक हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ है। ठीक है जी। अगर ऐसा होता तो हम डेंटिस्ट एक दूसरे की स्केलिंग ना करते, हम अपनी ना करवाते। ठीक है। मैं अपनी जब बजाते खुद एक ट्रीटमेंट अपने लिए करवा रहा हूँ, अपने वालिदैन के लिए करवा रहा हूँ, तो मैं औरों के लिए क्यों नहीं, मतलब कि अगर नुकसानदेह होता तो मैं औरों को अपने वालिदैन को क्यों करवाता ये ट्रीटमेंट ना। और ये जो बाकी जितनी सारी नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक हो गया। अब ये जो चारकोल टूथपेस्ट आ रहा है, इट इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड। अच्छा। क्योंकि इट्स वेरी अब्रेसिव, वो बहुत सख्त है, वो दांत को घिसता है, वो वाकई में कमज़ोर करता है। स्केलिंग एक नरम प्रोसीजर है, हम आराम से बहुत ख्याल से करते हैं, एक प्रोफेशनल करता है। चारकोल टूथपेस्ट के अंदर जो केमिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है। और जहाँ तक अब आप वाइटनिंग की बात करते हैं,
तो अगेन रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ठीक है, अगर आपके दांत इतने येलो हैं कि आपका कॉन्फिडेंस इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। आप जिसके पास चले जाएं वो कर देगा, लेकिन उसके रिस्क आपको मालूम होने चाहिए, जिसमें सेंसिटिविटी एक रिस्क है, एक मेजर कॉज है। सही। अच्छा, जिस तरह हम स्केलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, अक्सर औकात ये होता है कि हमें बताया जाता है जिस तरह इस तरह की मिथ्स हैं कि दांत घिस जाएंगे, या इसके बाद अगर आप कॉफ़ी पिएंगे तो उसका भी निशान पड़ जाएगा, आपको फ़ौरन ब्रश करना है। तो आपसे ये जानना चाहूँगी, एक ब्रश बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम ब्रश लेने जाते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, ब्रश लेना कौन सा है? सॉफ्ट भी लें तो समटाइम्स जो है वो ब्लड आता है, समटाइम्स हार्ड लें तो तब भी हमें लगता है कि येलो है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अब मैं कुछ अर्से पहले यूट्यूब पे देख रही थी, तो उसमें बड़ा एक आसान तरीका बताया गया कि क्योंकि बनाना में पोटेशियम होता है तो बनाना से दांत साफ करें। अब इस तरह की चीज़ें लोग खुद करते हैं और फिर जो है उससे वो है मुतासिर भी हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि हम यूट्यूब पे जा रहे होते हैं, खुद ही सर्च कर रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, खासतौर पर ब्रशिंग के लिए ब्रश कैसा होना चाहिए? और ब्रशिंग टेक्निक भी, ब्रशिंग टेक्निक, हाँ, ब्रशिंग टेक्निक कितनी देर तक दांत साफ करने चाहिए? सही है। देखिए, सबसे पहले ब्रश कौन सा होना चाहिए? ऑलवेज यूज अ सॉफ्ट और अ सुपर सॉफ्ट ब्रश। ठीक है। ओवर ब्रशिंग भी एक फिनोमेनन है। ठीक है, अगर आप ओवर ब्रश करेंगे या जोर से ब्रश करेंगे, हाँ जी, आप हार्ड टूथ ब्रश इस्तेमाल करेंगे, आपके दांत डैमेज होंगे, जो हम देखते हैं अक्सर लोग जो बहुत ज़ोर से ब्रश करते हैं। टूथपेस्ट आप कोई भी ले लें, ठीक है, कोलगेट लेते हैं, सेंसोडाइन लेते हैं, मेडिकैम लेते हैं, इट रियली डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज उसमें फ्लोराइड हो। ठीक है, फ्लोराइड हो वो आपके दांतों को एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है। और आखिरी बात जहाँ तक टेक्निक की है, तो ज़ोर नहीं लगाना, आराम आराम से 2 मिनट तक करना है। और अगर आप YouTube पे जाएं, ठीक है ना, तो अगर आप वहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड बास टेक्निक, एडवांस हो रहा है, तो वो आपको एग्जैक्टली एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है जिसमें आप 2 मिनट में पूरा अपना मुंह साफ कर सकते हैं बगैर डैमेज। वंडरफुल। अच्छा, ये सेंसिटिविटी जनरेट क्यों होती है? देखिए, सेंसिटिविटी इसलिए जनरेट होती है कि आपका दांत की जो जड़ है, दैट इज़ अलाइव, लाइक आई सेड, उसमें नर्व वेसल्स, नर्व हैं और ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम इनेमल कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहा है सफ़ेद, ठीक है। विद टाइम अगर आप ओवर ब्रशिंग करें, ठीक है, या दांत आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे चले जाएं और आपका दांत की नर्व एक्सपोज होना शुरू हो जाए, तो सेंसिटिविटी को और इसका इलाज क्या बनता है फिर? इसका इलाज ये होता है कि नंबर 1, आप ओवर द काउंटर टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, माउथ वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिनमें डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि सेंसिटिविटी को कम करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चों के हवाले से जो है ना, मेरे जहन में आया कि छोटे बच्चों के दांत अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। पहले जब दूध के दांत होते हैं तब भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, फिर दूध के बाद भी उनके अजीब अजीब से ना छोटे छोटे काले काले से इस तरह के दांत निकल आते हैं। उसकी वजह क्या होती है और इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है डेंटिस्ट्री की तरफ से? ठीक है जी। अब बच्चों का ये है कि जी उनमें इतना कंट्रोल होता नहीं है, मीठे खाने के वो शौकीन होते हैं। हाँ, ठीक है, चॉकलेट खा ली, टॉफ़ी खा ली, और हर वक्त यही चल रहा होता है। और अक्सर जो वो दूध पीते हैं रात को, ठीक है, उन्होंने फीडर लिया होता है और वो सो जाते हैं, दूध के अंदर भी शुगर होता है, वो फिर दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है, दांत गलना शुरू हो जाते हैं, तो दूध के दांत इस तरह ख़राब हो जाते हैं। फिर क्योंकि उनकी हैबिट ब्रेक नहीं होती और वो हाई शुगर इनटेक लेते रहते हैं और ब्रशिंग भी इतना नहीं करते प्रॉपर्ली जितना एडल्ट्स करते हैं, तो उनके दांत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा उनको मतलब कि ख़तरा होता है कि वो ख़राब हो जाए। सही सही। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि बच्चों में कंट्रोल नहीं होता, तो क्या हमें भी जब मीठा खाएं तो उसके बाद ब्रशिंग करनी ज़रूरी होती है? एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो ग्रोइंग एज होती है, अक्सर आजकल स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियाँ ब्रेसिंग करवा रहे हैं, क्योंकि जब उनके वो 7 साल के बाद फैशन भी, हाँ, शायद बन गया, क्योंकि बड़े डिफरेंट कलर्स में बड़े प्यारे प्यारे ब्रैकेट्स वाले होते हैं, तो वो उनके जो दूध के दांत जब गिरते हैं और दोबारा आते हैं दांत, तो वो ज़रा थोड़े से टेढ़े मेढ़े आते हैं, वो एक सही अलाइन नहीं आते हैं, तो ब्रेसिंग फिर उनकी मजबूरी बन जाती है और वो समटाइम्स इट्स वेरी पेनफुल एज वेल। तो ये ब्रेसिंग क्यों करवानी पड़ती है? उससे पहले क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि हमारे दांत जो हैं वो सही स्ट्रक्चर में रहें? देखिए, अगर आपके दूध के दांत वक्त से पहले गिर जाएँ, ठीक है, तो आपके जो बाकी जो दांत निकलेंगे वो टेढ़े मेढ़े ही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि दूध के दांत जो है वो एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं परमानेंट टीथ को आने के लिए। तो पहले तो आपने दूध के दांत को बचा के रखना है, ठीक है, ब्रशिंग करें, शुगर इंटेक कम करें, और जब परमानेंट दांत आ जाएं, अगर और फिर भी कभी कभार वो टेढ़े ही आते हैं, उस सूरत में फिर आपने ब्रेसेस लगाने आप कुछ और ऑप्शन नहीं है।
वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर असफंद फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना एक मस्बत टॉपिक रहा होगा, बहुत कुछ जो है वो अवेयरनेस उनको मिली होगी। और ख़ास तौर पे हमारा जो एक मौजू है कि कुछ भी चीज़ है, एंटीबायोटिक का तो हमने एक मौजू रखा, लेकिन कुछ भी आपको मसला है, चाहे डेंटिस्ट्री का या कोई और प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जाएं। जब तक डॉक्टर आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, वो आप लोगों ने खुद जाके फार्मेसी में नहीं लेनी, क्योंकि आप लोगों को भी ये मालूम है कि फार्मेसी हर गली के नुक्कड़ पर मौजूद है और वहाँ से आपको मेडिसिन मिल जाती है। तो ज़रा अपना जो है ना वो ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो कि आपके साथ ट्रेल पर भी जाते होंगे तो कहते होंगे कि हम हाइकिंग नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं। कुछ लोगों को पहाड़ देखने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन पहाड़ों पे चढ़ना जरा मुश्किल होता है, और वो अक्सर औकात जो है प्लान्स तो बनाते हैं फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो है वो ऊपर नहीं जाते, कहते हैं बस यहीं पे बैठे। जिस तरह हम क्या करते हैं, जाके ट्रेल पे भी पकौड़े खा के आ जाते हैं। सो आपको बताते हैं कि चीन के एक सियाहती मकाम पर जहाँ लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जदोजहद करनी पड़ती थी, अब उनके लिए बाकायदा तौर पर एस्केलेटर नस्ब कर दिया गया है। कितने कमाल की चीज, कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बुलंदी की तरफ जा रहे होंगे, आसपास के व्यूज आपको मिल रहे होंगे। हमारे पाकिस्तान में भी वैसे ऐसा होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज हो। हमारे पास तो इतने खूबसूरत व्यूज है, इतने खूबसूरत पहाड़ है। पहले हम गिलगित बल्तिस्तान की जिक्र करते थे, हमारे इस्लामाबाद के अपने ट्रेल्स देख लो तो इतने खूबसूरत है, ऊपर जाके नीचे आने का दिल नहीं करता, लेकिन जाए ऊपर कौन, मसला ही है ना। तो आप जो ऊपर जाना चाहते हैं उनकी जो परेशानी है वो बिल्कुल हल होगी है। सैकड़ों मीटर लंबा एस्केलेटर जो है वो नस्ब कर दिया गया ताकि आप पहाड़ों का जो खूबसूरत मंजर है वो भी एंजॉय कर सकें। सिर्फ पहाड़ों तक जाना, ज्यादा ऊपर नहीं जाना, सिर्फ पहाड़ तक ही है। वेल, आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं जी हम लोग ताइवान में, जहां पर एक अजीबो गरीब किस्म का तिब्बी मामला जो है वो पेश आया है। और एक खातून जिनको सर में भी दर्द होती थी, उनके कान में सरसराहट भी महसूस होती थी, उन्होंने इसकी वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया, उनका सोना मुश्किल हो गया। वो डॉक्टर के पास गई और फाइनली डॉक्टर ने मामले को जब देखा तो पता चला कि उनकी बाएं कान की नाली में तकरीबन 0.1 इंच लंबी मकड़ी है और खातून काफी अरसे से दर्द में मुबतला थी। मुआयने में डॉक्टरों को पहली नजर में ऐसा लगा कि 2 मकड़ी हैं, और फिर उन्होंने जब निकाला और गहराई तक मामले पर पहुंचे तो पता चला कि नहीं, एक मकड़ी है और एक खौल है। तो डेफिनेटली जो है ना ये उसके जिस्म का बैरूनी खौल था जो वहां पर मौजूद था। लेकिन कितना ये पेनफुल, कितना अजियतनाक होगा। और इससे ये हमें मैसेज मिलता है कि फजूल में हम लोग किसी भी जगह पे जो लेट जाते हैं और गर्मियों में अक्सर सो जाते हैं, सर्दियों में अक्सर सो जाते हैं, तो ये आसपास की जगहों का ना बड़ा ख्याल रखना है। वैसे भी हाइजेनिक होना चाहिए हर किसी को, और स्प्रेज और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर सीजन बदलते के साथ नए नए वो आते हैं, कभी खटमल का इशू होता है, कभी दीमक का होता है, तो ये स्प्रेज को भी ना जरा इंपॉर्टेंट मद्दे नजर रखा गया, बहुत जरूरी है। और खासतौर पे आजकल जो मच्छरों का सीजन चल रहा है और डेंगू से बहुत ज्यादा फैल रहा है, मलेरिया बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने एहतियात करनी है। आप प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं नज़र। हाँ, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी जो है ना वो कम ही रह गया, तो हमारे लास्ट केस को हम शामिल कर लेते हैं। और कामयाबी ख़वातीनो हज़रात हर कोई चाहता है, और कामयाबी सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो भी हर किसी के लिए मुख्तलिफ है। लेकिन कामयाबी हमारे नौजवानों में हमें ये बताई जाती है कि आप लोगों ने कामयाब होना है। अब होना किस तरीके से, वो रास्ता कौन डिफाइन करेगा, उसके लिए बहुत सारे लाइफ कोच होते हैं, बहुत सारे आप मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते हैं लोगों की, जिस तरीके से हमने कल भी और आज भी आपको स्टोरी से मिलवाया। यहाँ से मोटिवेशन मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स डिफाइन करने होते हैं, और उन स्टेप्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वही एक एक्सपर्ट आज हमारे साथ भी मौजूद है, और उन्हीं से हम लोग जानते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लाइफ कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो सारे स्टेप्स हैं ये डिफाइन करने के लिए मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स की हम लोग टॉक भी सुनते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनते हैं, फिर भी जब तक इंसान के अंदर से वो जज्बा ना आए ना, तब तक वो चीज झलकती नहीं है उसकी जिंदगी में। तो ये अंदर से मोटिवेशन आना क्या होता है और ये कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है? वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि जब तक अंदर से आग ना लगी होगी, अंदर से मोटिवेशन नहीं होगी, तो हम आगे कैसे जा सकेंगे। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट भी होती हैं और धक्का स्टार्ट भी होती हैं। तो जो लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं, जिनके अंदर से मोटिवेशन निकलती है, वो सेल्फ स्टार्ट गाड़ियों की तरह मूव करते हैं, और कुछ लोगों को धक्का लगाना पड़ता है। अब आपका जो मिशन है, आपका जो विजन है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका टारगेट है, अगर आपका उसके ऊपर बिलीफ है और आप उस मिशन को जी रहे हैं, तो आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, दोस्तों के साथ मिलना, हर चीज उस मिशन के गिर्द घूमती है। तब आपके अंदर से एक आग निकलती है, जिसे मोटिवेशन कहते हैं, ये बर्निंग डिजायर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रॉब्लम क्या है हमारी यूथ का कि उनमें से अक्सर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। उनके पेरेंट्स अपने जो ख्वाब पूरे नहीं कर सके, अब वो अपने बच्चों से वो ख्वाब पूरा करवाना चाहते हैं। तो बच्चे अपनी जिंदगी जीने की बजाय अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करने के लिए जी रहे हैं। इस वजह से उनके अंदर से वो आग नहीं निकल पाती। लेकिन बहरहाल इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट यू रियली वांट। हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या।
and when you decide but you really want, then pay the price to make it happen. अगर आप सेकंड स्टेप नहीं लेते, इसकी कीमत अदा नहीं करते, कीमत मेहनत की शक्ल में हो सकती है, कुर्बानी की शक्ल में हो सकती है, बाज़ वक़्त अपनों से दूरी की शक्ल में हो सकती है, अपनी पसंदीदा चीजों को सेक्रीफाइस करने की शक्ल में हो सकती है। जब तक आप उस मिशन की कीमत अदा नहीं करते, उस वक्त तक आप अपने मकसद को नहीं पा पाते। लिहाजा कीमत अदा करने के लिए तैयार रहें। सही आरिफ साहब, जिस तरह आपने कहा कि हम जो है अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, इस तरह मुनीर नियाज़ी का एक शेर भी है कि उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। तो अक्सर औकात हमारी ज़िंदगी को और लोग बसर कर रहे होते हैं और वो लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि पॉजिटिव लोगों के दरमियान रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स हम पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है हमारे में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, हम सब कर सकते हैं, और समटाइम्स किसी की एक नेगेटिव बात हमारा सारा दिन ख़राब कर देती है। तो अपने आप को पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रखना कितना ज़रूरी है? मैडम, एक इंग्लिश का मुहावरा है, यूर एवरेज ऑफ यूर क्लोज 5। आप अपने 5 करीब तरीन लोगों की एवरेज बन जाते हैं। अगर आपके 5 करीब तरीन लोग पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव करने लग जाते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो आप उनकी तरह सोचने लग जाते हैं। इसी तरह सक्सेसफुल, अगर आपके 5 करीब तरीन लोग आपसे आला दर्जे के हैं, कामयाब हैं, जिंदगी में आगे की जानिब जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद आप भी उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और उनकी एक एवरेज बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके करीब तरीन 5 लोग आपसे कमतर दर्जे के हैं, मनफी सोचों के हैं, इल्म में महारत में कम है, तो वो आपको नीचे की जानिब खींच लेते हैं। अब इंसान कंफर्टेबल इसमें महसूस करता है कि अपने से नीचे वालों के साथ रहे ताकि उसकी चौधराहट, उसकी सुप्रीमेसी बरकरार रहे। लेकिन ग्रो करने का तरीका ये नहीं है। ग्रो करने का तरीका ये है, अपने से बेहतर, अपने से बरतर, अपने से सुपीरियर लोगों के दरमियान रहे। उनकी कंपनी आपको उन जैसा बना देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, सक्सेस, कामयाबी, हर किसी के लिए इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। किसी को खुशी जो है वो कामयाबी में नज़र आती है, किसी को पैसे में कामयाबी नज़र आती है। क्या कोई इस दुनिया में सक्सेस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, या फिर वाकई में इसी तरह कि हर किसी के लिए सक्सेस अपनी अपनी होती है? देखिए, दुनियावी लिहाज से तो हर एक की सक्सेस अपनी अपनी है। किसी के लिए मालो दौलत कामयाबी है, किसी के लिए शोहरत, किसी के लिए कैरियर, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए अथॉरिटी, किसी के लिए नेम, फेम एंड ग्लैमर। इस दुनिया के लिहाज से तो हर एक की कामयाबी की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। सिंपली यूं कह लें कि जो आपने ख्वाब यहाँ रखा है, अगर वो ख्वाब आप जीने के काबिल हो गए तो आप कामयाब ठहरे। लेकिन जब आप अल्टीमेट सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें इस दुनिया और उस दुनिया का कॉम्बिनेशन है कि ये दुनिया भी कामयाब ठहरे और आखिरत भी कामयाब ठहरे। ये वो अल्टीमेट सक्सेस है जिसकी जानिब हम सबको जाना चाहिए। सही। अच्छा आरिफ साहब, जिस तरह हम कामयाबी के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है इस पर परेशान हमारी यूथ होती है। होता यह है कि ग्रोइंग एज में रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, ग्रोइंग एज में अपनी पसंद की जगह पे एडमिशन नहीं हुआ, ग्रोइंग एज में कोई ना कोई ऐसा जॉब नहीं मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवानों का इशू है। तो मोराल फ़ौरन डाउन हो जाता है, और उस मोराल डाउन होने के बाद हम गिर के उठना नहीं सीखते। तो गिर के उठना सीखना कितना ज़रूरी है और इसमें कौन किरदार अदा करेगा? मैडम, ये इतना मजे का सवाल है आपका, इतना मजे का सवाल है। अगर आप मेरे सामने फिजिकल सेशन में बैठी होती तो मैं आपको अपनी किताब तोहफा देता इस सवाल के नतीजे में। अच्छा, ऐसा है कि मोहम्मद अली कले गुज़िश्ता सदी का अजीम तरीन बॉक्सर था। उसने एक सेशन में कहा कि स्किल इज इंपॉर्टेंट बट विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल। उन्होंने पूछा वो कैसे? वो कहता है कि मैंने कई साल जिम में प्रैक्टिस की, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की। जब रिंग में गया, अपोनेंट ने मेरे पंच मारा तो मैं गिर गया। कहता है मेरे स्किल ने मुझे गिरा दिया। अंदर से आवाज आई, अली यू कैन डू इट, स्टैंड अप। कहता है मैं फिर खड़ा हुआ, उसने फिर पंच मारा, मैं फिर गिर गया। कहता है 6 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे स्किल ने मुझे गिराया, मेरी विल ने मुझे उठाया। 7वीं मरतबा मैंने अपोनेंट के पंच मारा, वो गिर गया, मगर उसकी विल नहीं थी उठने की, तो वो उठ नहीं सका। तो विल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल। स्किल से कोई इनकार नहीं है कि स्किल ना लें, लेकिन अगर आपके अंदर विल नहीं है आगे जाने की, मुश्किलात पर काबू पाने की, मुश्किलात को एक्सेप्ट करने की, चैलेंजेस को खुश दिली से एक्सेप्ट करने की, तो आप कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। लिहाजा जरूरी है कि चैलेंजेस को जिंदगी का हिस्सा जानिए। ये आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। देखिए, अगर आप कभी जिम जाएं, सॉरी मैं बात कंप्लीट कर लूं, अगर आप कभी जिम जाएं तो आप जितना वजन उठाते हैं आपके मसल्स उतने मजबूत होने लग जाते हैं। इसी तरह जिस्मानी मसल्स की तरह आपके मेंटल मसल्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग के मसल्स होते हैं, प्लेयर के मसल्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मसल्स होते हैं। जब आप मुश्किलात में घिरते हैं, जब आपको चैलेंजेस में डाला जाता है, तो दर हकीकत सोने को कुंदन बनाया जाता है। लिहाजा इसे खुश दिली से एक्सेप्ट करना चाहिए।
अच्छा, एक कामयाब इंसान के लिए फेलियर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, इस सवाल में ऐसा है कि हमारा जिंदगी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो विदाउट फेलियर किया हो। मसलन अगर मैं आज आपसे बोल रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं तो पहले हम ततला के हकला के बोलते थे। अगर आज हम चलते हैं तो पहले हम चलते हुए गिर जाते थे, हम साइकिल चलाते हुए गिर जाते थे, हमने हर चीज में गलती की। आज हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स के साइन करते हैं चेक्स के ऊपर और हमें पहले एबीसी लिखनी नहीं आती थी। हर कामयाबी की बुनियाद किसी ना किसी जगह पर नाकामी में नजर आती है। जब आप सीखने का प्रोसेस है, लेकिन अब जो नया कॉन्सेप्ट है मैं उससे एग्री करता हूं कि नाकामी को नाकामी कहना ही नहीं चाहिए, वो फीडबैक है। देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक कि इस मैदान में आपको थोड़ी मजीद मेहनत की जरूरत है। आपने कुछ ना कुछ तो किया, आपको फीडबैक मिला कि आपकी मेहनत इस टारगेट तक पहुंचने के लिए एनफ नहीं है। सो कीप गोइंग, कीप स्ट्रगलिंग एंड वंस यू विल गेट देयर। सही सही। अच्छा आरिफ साहब, जो हमें फीडबैक चाहिए होता है, जो हमें मोटिवेशन चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब हम स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं और हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, हम यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, हम इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, देयर इज़ नो मोटिवेशनल स्पीकर इन द यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की कितनी ज़रूरत है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, जब स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा? मैडम असल में हर चीज की डिफरेंट कैटेगरी है। एक होते हैं प्रेजेंटर्स जो आपको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं कि आपको ये चीजें मैदान मौजूद हैं। फिर बारी आती है मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो आपको ये बताते हैं कि यू कैन डू इट, यू हैव द कैपेसिटी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तस्खीर कायनात के लिए पैदा किया, कर सकते हैं। अब अगला सवाल पैदा होता है कैसे। उस वक्त मेरे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है जिन्हें कहा जाता है ट्रेनर या लाइफ कोच। वो आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको अपने साथ अमली मैदान में उतरकर वो काम करना सिखाते हैं, ट्रेनर्स। फिर अगला स्टेप है मेंटोर, जो आपको ये दुनिया और आखिरत की दुनिया दोनों को जीना सिखाते हैं। तो हर आदमी की हर स्टेज पर इन तमाम अफराद की जरूरत मौजूद रहती है। आपको प्रेजेंटर भी चाहिए, मोटिवेटर भी चाहिए, ट्रेनर भी चाहिए, मेंटोर भी चाहिए। अब